चलिए दोस्तों, आज बताओ भैया, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? हाँ, तो जिसका कोई नहीं उसका भगवान हो ना हो, लेकिन भैया ताई ये मानती है कि जिसका कोई नहीं उसका अदर सोर्स। ठीक है, जिसका कोई नहीं उसका अदर सोर्स, है ना। तो भाई इतनी बात समझ में आ गई सर, अदर सोर्सेज में वो अमाउंट टैक्सेबल होगा जो किसी और हेड में नहीं होता, जो किसी और हेड में अब तक नहीं हुआ है, उसी वो अमाउंट अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है। ठीक है, तो बहुत आसान सा है, छोटी छोटी बातें, मतलब ये अकेला ही ऐसा चैप्टर है जिसका कोई फॉर्मूला, मतलब जिसका कोई फॉर्मेट या फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, नेट जो इनकम है, ठीक है, वो इनकम लिख दो, उसका जो खर्चा है वो खर्चा लिख दो, खेला खत्म। नहीं, कुछ नहीं। ठीक है ना, सिर्फ एक ही चीजें से पढ़ने की जो आज मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, वो है गिफ्ट टैक्स। क्या है? गिफ्ट टैक्स के बारे में, और कुछ नहीं है। ठीक है बाबू, है ना। अब देखो, सबसे पहली बात बच्चों वाली बातें करते हैं जो कई दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। डिविडेंड कहां टैक्सेबल होगा? है ना, डिविडेंड कहां टैक्सेबल होगा? अदर सोर्स। ठीक है, तो भाई ये बात कहां लिखी है? देखो, डिविडेंड इनकम कहां टैक्सेबल होता है भैया? डिविडेंड इनकम टैक्सेबल होता है हमारा अदर सोर्स में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कई बार क्या लफड़ा होता है कई बार कि भैया तुमने डिविडेंड कमाया, और डिविडेंड कमाने के लिए तुम निकले बहुत ही खतरनाक। तुमने पैसा कमाने के लिए लोन ले लिया। क्या ले लिया भाई? लोन ले लिया। अब पैसा कमाने के लिए तुमने लोन लिया, उस लोन पे क्या दे रहे हो? ब्याज। और वो ब्याज जिस लोन पे दिया जा रहा है, उस लोन का इस्तेमाल हो रहा है कहां के लिए? डिविडेंड कमाने के लिए। समझ गए भाई? अब तुम निकले भाई बहुत तगड़े झुंझुन वाला, अब वो तो नहीं रहे, तो तुमने बोला भाई स्कैम 92 की तरह पैसा कमाऊंगा, तो कहां कमाऊंगा? शेयर मार्केट में कमाऊंगा। तुमने भाई किसी XYZ कंपनी क्या ले लिए? शेयर्स ले लिए, है ना। तुमने देखा भाई सबसे ज्यादा डिविडेंड कौन सी कंपनी देती है, ठीक है, तो तुमने सर्च किया तो तुम्हारे होश उड़ गए, क्योंकि उस कंपनी के शेयर्स मार्केट में बिकते ही नहीं है अब। हाँ, नहीं, अब तो दूसरी होगी शायद, है ना। टपारे टूल से चल रही है भाई। एक शेयर 19 रुपए का, डिविडेंड कितना? पता नहीं कितने लाखों करोड़ रुपए का डिविडेंड दिए थे इन्होंने, पता नहीं क्या क्या कुछ चक्कर था, घपलेबाजी थी शेयर में, है। हाँ, ट्रेड नहीं होते ये शेयर, मतलब बायर सेलर नहीं होते इसमें। तुम बाइंग डालोगे ना इसकी, तो तुम्हारे पास सैलरी मिलेगा बेचने के लिए। क्यों, ये बताओ क्यों बेचेगा? डिविडेंड तो ज्यादा आ रहा है। हाँ, 19 रुपए का शेयर है, बस 30 करोड़ की कंपनी है, ठीक है ना। और पता नहीं डिविडेंड यील्ड इतना ज्यादा, पता नहीं कैसे है। समझ रहे बात को? करंट अभी इसका 20 रुपए चल रहा प्राइस, ठीक है, और डिविडेंड यील्ड 200%, फेस वैल्यू 10 रुपए, और डिविडेंड फेस वैल्यू का दिया जाता है ना, फेस वैल्यू का 200%, 20 रुपए हो गया ना, बोलो, ठीक है ना भाई। डिविडेंड जो बांटा जाता है वो फेस वैल्यू का बांटा जाता है। अब रिलायंस जैसी कंपनी कहती है हमारी फेस वैल्यू है शेयर की 1 रुपया, और हम डिविडेंड दे रहे हैं तुम्हें 200%, तो 1 रुपए के बदले तुम्हें डिविडेंड कितना मिल रहा है? 2 रुपए। और रिलायंस का शेयर कितने का चल रहा है? 3000 का। तो तुम्हें लगा भाई 3000 का एक शेयर है, 2 रुपए डिविडेंड है, क्या ही दे रहे हैं भाई ये। अब देखो, MRF का शेयर है 1 लाख रुपए का, हाँ, मान लो चलो 1.5 लाख का, 1.5 लाख रुपए का एक शेयर है, डिविडेंड मिल रहा है 200 रुपए बस। समझ गए? ठीक है, अब सोचो 1.5 लाख रुपए वाली कंपनी कितना दे रही डिविडेंड? 200 रुपए। ठीक है, विप्रो का शेयर चल रहा था 250 रुपए का,
मेरे पास विप्रो का शेयर है, तो विप्रो ने दिया 6 रुपए का डिविडेंड, यानी जिस कंपनी का शेयर 250 रुपए का है वो 6 रुपए का डिविडेंड दे रही है, और जिस कंपनी का शेयर 20 रुपए का है वो 20 रुपए डिविडेंड दे रही है। मतलब मार्केट वैल्यू से ज्यादा या उसके बराबर। ये कैसे हो रहा है भाई? इसलिए तो नहीं बिकते शेयर। समझ बात? अब ये जो लोचेबाजी है कि भाई जितने रुपए का शेयर होते, मतलब सोचो तुम्हारे पास एमआरएफ का शेयर है 1.5 लाख का, और एमआरएफ वाले कह रहे 1.5 लाख का डिविडेंड है, तो शेयर तो फ्री हो गया मेरा, शेयर तो फ्री हो गया, फालतू है वो तो, पढ़ा है पढ़ा रहने दो, नहीं पढ़ा मत पढ़ा रहने दो, है कि नहीं बात? तो ये चक्कर होता है कई बार, कुछ शेयर मार्केट में ना कुछ अजीब सी हरकतें होती है जो मैंने तुम्हें दिखाई। ये ठीक है, 20 रुपए का शेयर है 20 रुपए, फिर है ना 10 रुपए का शेयर है 200% का आप डिविडेंड दे रहे हो भाई, ये क्या चक्कर? यहाँ शेयर होता है 1 रुपए का, 1 रुपए का 200% कितना आता? 2 रुपए। तो आप कहते थे 20 रुपए का शेयर है 10% डिविडेंड आ रहा है, चल कोई बात नहीं, एफडी से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, अच्छी बात है। 20 रुपए का शेयर है 20 रुपए डिविडेंड कैसे दे दोगे भाई तुम? है लोअर सर्किट लग रहा है, समझ रहे हो बात को? तो अब ये कुछ चक्कर होता है भाई, ये थोड़ा सा शेयर मार्केट इन चीजों में रिस्की होती है, क्योंकि छोटे छोटे कंपनी के शेयर होते हैं ना, पेनी स्टॉक बोलते हैं, इनमें घपलेबाजी जाते होते, पता नहीं लगता तुम्हें। जिसने कमा लिया, तुमने जब खरीदा तो लूट लिए। और फिर खरीदने वाला भी ऐसे खरीदता है कि यार चल मान लो 20 रुपए का शेयर है, 1 लाख रुपए का खरीद लेता हूँ, 1 लाख रुपए लगा के 1 लाख का डिविडेंड मिल जाएगा, पैसे आ गए वापस, पैसा डबल। तो इस चक्कर में लोग फंस जाते हैं। तो अब तुमने बोला भाई इसका ही खरीदते हैं, टपारिया टूल्स का। टपारिया तुम्हारे पैसे टपा लेगा एक दिन, है कि नहीं? टपारिया टूल्स का शेयर खरीदेंगे। तुमने कहा ठीक है भाई, तुमने टपारिया टूल्स को पैसा दे दिया, टपारिया टूल्स ने तुम्हें क्या दे दिए? शेयर दे दिए। अब तुमने जो पैसे लिए बाबू, तुमने जो पैसे लिए वो तुमने पैसे लिए है ना स्कैम 92 वाले से। स्कैम 92 वाले को बोला भाई मुझे लोन दे दे, उस लोन से शेयर खरीदूंगा। तूने कहा भाई लोन ले ले, कोई बात नहीं, पैसा मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन देख तुझे डिविडेंड में कितना मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा, मुझे तो क्या चाहिए? बोलो भाई ब्याज चाहिए। अब टपारिया टूल्स ने तुम्हें क्या दिया? टपारिया टूल्स ने तुम्हें क्या दिया? बोलो भाई डिविडेंड दिया। अब मान लो डिविडेंड तुम्हें दे दिया फॉर एग्जांपल है ना 2 लाख का डिविडेंड दे दिया। अब ये बताओ तुमने यहां से जो लोन ले रखा था तुम इसको क्या दे रहे हो? इंटरेस्ट। अब तगड़ा झुनझुन वाला ये बोल रहा है कि क्या ये इंटरेस्ट भी खर्चा बनेगा नहीं बनेगा? अदर सोर्स में सिर्फ यही है पर्टिकुलर इनकम और उसका खर्चा बनेगा नहीं बनेगा? बोलो। तो ताई ने कहा बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी में दिया था, हाउस लोन लेने के लिए दूसरा लोन लिया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है भाई पैसा तूने लिया है डिविडेंड कमाने के लिए, उस डिविडेंड कमाने के लिए तू जो भी लोन देगा उसके ब्याज को क्या मान लूंगी? खर्चा मान लूंगी। तो ताई ने बोला इंटरेस्ट यहां घटा दियो, लेकिन इंटरेस्ट में कितना घटा पाऊंगी तेरा? मात्र 20%। कितना? 20%, विच एवर इज लेस। ये इंटरेस्ट घटेगा और ये तेरा होगा टैक्सेबल डिविडेंड अंडर द हेड अदर सोर्स। ठीक है। फिर एक बात बताई ताई ने। अब कुछ लोग क्या करेंगे? लोचेबाजी करेंगे। कुछ लोग कहेंगे सर लोन लेने के लिए मैंने कुछ ब्रोकरेज दी, कमीशन दिया, क्या वो घटेगा? नहीं। ताई ने कहा ब्रोकरेज कमीशन अदर, हमने क्या कहते हैं हाउस प्रॉपर्टी में तो नहीं घटाई थी। तो ताई ने बोला जिस पर्पस के लिए लोन लिया उसका ब्याज घटेगा, क्योंकि ब्याज है मेन चीज, ब्रोकरेज कमीशन नहीं घटाने का। ठीक है ना? तो ब्रोकरेज कमीशन डिस्काउंट नॉट टू बी डिडक्टेड, डिस्काउंट नॉट टू बी डिडक्टेड। तो इतने दिनों से क्यों नहीं आ रहे थे भाई? क्या बात कर रहे हो? ऐसा नहीं लग रहा पहली बार देख रहे हैं मैंने? उसको तो देखा हुआ पहले भी। ठीक है। ब्रोकरेज कमीशन डिस्काउंट नॉट टू बी। अब देखो ये बात कहां पढ़ ले, ये लिखी बात भाई। डिविडेंड इनकम अदर सोर्स की इनकम बनती है। सेक्शन 57 के हिसाब से आप डिडक्शन ले सकते हो, है ना?
ये हम कौन सेक्शन पढ़ रहे हैं? 56। किसमें पढ़ रहे हैं अब तक? 56 की तरह 56(2). तो 56(2) में बताइए कौन कौन सी इनकम होती है। 57 में बताइए उससे रिलेटेड क्या है? डिडक्शन है। तो 56 कहता है डिविडेंड इज योर इनकम, 57 कहता है उस पर क्या कर देना? डिडक्शन लेना। मैक्सिमम कितनी? 156। सॉल्व कर दो जल्दी से। टुच्चा सवाल है, बिल्कुल टुच्चा। इनकम फ्रॉम मदर सोर्स, डिविडेंड इनकम 12 लाख, माइनस क्या करूं? इंटरेस्ट 3 लाख, ये क्वेश्चन में हमेशा दिया गया होगा, और 20% किसका? डिविडेंड का। कितना आया? इसमें से क्या कम है? 240 घटा दो, कितनी इनकम होगी तुम्हारी? 960 आपकी टैक्सेबल इनकम। समझ गए? एमसीक्यू के बनेंगे, अगर बनेंगे तो क्वेश्चन कुछ ज्यादा खास नहीं है। अगली बात भाई, गब्बर को तुम जानते हो? गब्बर को है ना, अपना गब्बर, पुराना गब्बर। तेरा क्या होगा कालिया? सरदार मैंने तुम्हारा नमक खा, गोली खा। ठीक है, याद आ गया? गब्बर के लिए सबसे खास आदमी कौन है बताओ? सबसे खास आदमी जिसके बिना गब्बर चल ही नहीं सकता है? क्या बात कर रही हो? आदमी कह रहा हूं, बसंती औरत है भाई। ये आदमियों का फर्क नहीं समझ रहा। मंगल ग्रह से आए बच्चे, बगल वाली लगाई और इसके गद्दी पे एक। जल्दी बता, बसंती के लिए और गब्बर के लिए सबसे खास आदमी कौन था? सही तो कह रहा हूं, सांबा। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा खबर। तुमने शोले नहीं देखी तो क्यों रह रहे हो इंडिया में तुम? अगर तुमने शोले पिक्चर नहीं देखी तो इंडिया में क्यों रह रहे हो? पुराने जमाने की मूवी ना 3-3 सवा 3-3 साढ़े 3 घंटे की बनती थी, तो आराम से देखना कि शोले आराम से, है ना। अब तो बढ़िया एचडी में भी यूट्यूब पे ही मिल जाएगी, है ना। शोले तो देख ही लेना। चलो और कोई पिक्चर देखो ना देखो पुरानी। तो भाई ये बताओ, गब्बर के सबसे खास आदमी कौन था? क्योंकि सांबा से ही क्या होता था? सारा गब्बर का बिजनेस, है ना। होली कब है? कब है होली? कौन बताएगा? सांबा बताएगा। अरे सांबा, कितने आदमी थे? आदमी कितने थे? कौन बताएगा? सांबा। अरे सांबा, सरकार हम पे कितना इनाम रखे? पूरे 50,000 सरदार। ये कौन बताएगा? तो अब सोचो, अगर सांबा ना हो फिर क्या होगा? गब्बर ठप एकदम, है कि नहीं बात? तो गब्बर की बस की कुछ नहीं है फिर। तो सारी इंफॉर्मेशन कहां से लेगा बेचारा? कहीं से भी नहीं। यानी कोई भी इंफॉर्मेशन, है ना, क्राइटेरिया नहीं है। तो सांबा गब्बर के लिए बना कीमैन। क्या बना? तो हर एक बिजनेस का एक कीमैन होता है जिसके ऊपर बिजनेस टिका होता है, ठीक है। जैसे गूगल में सुंदर पिचई, रिलायंस में मुकेश अंबानी कीमैन होते हैं, ठीक है ना। दुनिया जानती है भाई इनके दम पे बिजनेस चल रहा है। अब सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है कीमैन के इंश्योरेंस पर। ये भाई किसी दिन निकल लिए तो क्या होगा? मान लो गूगल उसने धमकी दे दी, सुंदर पिचई ने मैं जा रहा हूं दूसरी कंपनी में, तो गूगल क्या कर लेगा? तो ये कुछ ना कुछ उनको वो करके रखते हैं, जैसे इक्विटी दे देंगे। अब सुंदर पिचई की तनख्वाह तो है 2,000 करोड़ रुपए साल की, पर 6-7 हजार करोड़ के तो उसे इक्विटी दे रखे हैं गूगल के, ताकि उसे लगे कि मैं मालिक हूं एक तरीके से। तो मालिक, अब मालिक छोड़ के नहीं जाता ना बिजनेस, एम्प्लॉय छोड़ के जाता है, मालिक छोड़ के नहीं जाता अपना बिजनेस। लेकिन फिर भी नहीं मान रहा वो निकलने, तो कीमैन का इंश्योरेंस कराया जाता है। अब मान लो कीमैन या तो छोड़ के चला गया या कीमैन की डेथ हो गई, तो अगर कीमैन की डेथ हो जाए, सामा निकल लिया बेचारा, तो पैसा किसको मिलेगा?
कुछ पैसा मिलेगा गब्बर को, किसको मिलेगा, कुछ पैसा मिलेगा गब्बर लिमिटेड को, और जो गब्बर लिमिटेड को पैसा मिलेगा वो टैक्सेबल होगा पीजीबीपी में, क्योंकि वो गब्बर किसके पैसे ले रहा है, वो बिजनेस की वजह से ले रहा है। और डेथ के केस में पैसा बाकी किसको मिलेगा, उसके लीगल हायर्स को। और बताओ लीगल हायर्स के किस हेड में टैक्सेबल होगा, अदर सोर्स। और कुछ पैसे किसको मिलेगा, अगर जिंदा है तो, मान लो एक्सीडेंट हो गया, हैंडीकैप हो गया, या छोड़ के चला गया, रिटायर हो गया, है ना, अब नहीं आऊंगा काम करने, एक्सीडेंट हो गया, तो कुछ पैसे किसको मिलेगा, सांबा को भी मिलेगा, क्योंकि इंश्योरेंस उसका भी हो रहा है ना। तो सांबा का पैसा कहां टैक्सेबल होगा, सांबा जॉब कर रहा है उसके यहां, तो कहां होगा, सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। तो कीमैन इंश्योरेंस तीनों हेड में जा सकता है। ठीक है, समझ में की बात। तो कीमैन इंश्योरेंस हमारा तीनों हेड में जाता है। अगली बात जो पहले की बात है दोबारा पढ़ा रहा हूं भाई, वैसे पढ़ाने की जरूरत नहीं, फिर दोबारा पढ़ा देता हूं, याद आई होगी एक बात तुम्हें। जय ने, मान लो, नहीं हमने बसंती लिखा था ना, बसंती ने अपना मकान जय को रेंट पे दिया, याद आया, जय ने वही मकान वीरू को रेंट पे दिया, इसको बोलते हैं लेट आउट, इसको बोलते हैं सब लेट आउट। बताओ कौन सी इनकम किस हेड में जाएगी, जो बसंती को पैसा मिलेगा वो हाउस प्रॉपर्टी में, क्योंकि ये रेंट पे कर रहा है, और जो वीरू से रेंट पे कर रहा है ये जाएगा अदर सोर्स में, क्योंकि बसंती उसकी क्या है, ओनर है, पर वीरू उसका ओनर। याद आ गई बात। तो ये बात हम ऑलरेडी सेक्शन 22 ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये बात कहां लिखी है, ये सेक्शन 56(2) में बता दी बात, ये बात मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूं। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें एक कॉन्सेप्ट और बताया था, याद करो, कंपोजिट रेंट। बताओ उसमें क्या था, कंपोजिट रेंट में क्या था, है, हाँ नहीं गार्डन नहीं, बिल्डिंग प्लस फैसिलिटी, ठीक है ना, लिफ्ट, वाटर चार्जेस, ज्यादा ही बात। तो बिल्डिंग और फैसिलिटी में क्या किया था, कौन सी हाउस प्रॉपर्टी में, कौन सी अदर सोर्स में, अगर वो सेपरेबल है, होश में मत पढ़ लेना, या तो वो क्या होगा सेपरेबल, या फिर वो किराया क्या होगा, अगर वो इनसेपरेबल है तो अदर सोर्स में। भूल गए, पीट दिए जाओगे तुम। कैसे निकालेंगे, इनसेपरेबल रेंट की कमाई माइनस उसके अंदर जो भी डेप्रिसिएशन या एक्सपेंस होगा वो माइनस कर देंगे, ये अदर सोर्स की इनकम आ जाएगी। सेपरेबल में क्या था, सेपरेबल में मकान मालिक कहता है कि 4 दीवारी का किराया इतना है और फैसिलिटी का किराया इतना है, यानी फर्नीचर का वगैरह का किराया इतना है, तो घर का जो किराया वो कहां जाएगा, और फर्नीचर और फैसिलिटी का किराया कहां जाएगा, अदर सोर्स। तो ये बात हम ऑलरेडी, ये भी बात हम सेक्शन 22 में पढ़ चुके थे, ये भी 22 में पढ़ी थी बात, ये भी 22 में पढ़ी थी बात, ये दोनों बातें सेक्शन 22 में पढ़ चुके हैं। क्योंकि अदर सोर्स में लिखना जरूरी है, इसलिए अदर सोर्स में तो लिखेंगे बात। तो वहां भी मैंने तुम्हें ये बातें बताई थी और यहां मैंने तुम्हें दोनों ये बातें बता दी हैं, ठीक है। यही वो बच्चों वाली बातें। अब बताओ अगली टुच्ची टुच्ची बातें। अब घोड़े की रेस खेली तुमने, केबीसी में पैसा कमाया, याद आई बात, कहां जाता है वो पैसा, अदर सोर्स, और टैक्स कितना लगता है इसके ऊपर, ये बात आज से पहले कहां पड़ी थी, ब्रेकअप पार्टी में। सेक्शन कौन सा था, 115 बीबी। तो 115 बीबी में ये हम पढ़ चुके थे कि 115 बीबी में ये वाली कमाई टैक्सेबल होती है। अब ये इसको इनकम कहां मानते हैं, 56(2) में। 56(2) में बोला कि लॉटरी, पजल, गेम शो, केबीसी, इन्हें हम इनकम मानेंगे। 115 बीबी क्या बोलता है कि इसके ऊपर कोई खर्चा घटाया नहीं जाता, इस पे कोई बेनिफिट नहीं मिलता, सीधा फ्लैट क्या लगता है। तो याद करो ब्रेकअप पार्टी में हमने 115 बीबी पढ़ लिया था, ये बात लिखी है। अच्छा बताओ
जो घोड़ा हॉर्स रेस में दौड़ रहा है, रेस में दौड़ रहा है ना, उसका कोई देख रेख भी तो कर रहा हो घोड़े की, नहला रहा होगा उसे, धुला रहा होगा उसे, चरा रहा होगा उसे, प्रैक्टिस करा रहा होगा, उसे बोलते हैं तबेला, बोलते हैं तबेला। ठीक है, अब तबेले में देख रेख करता है शाहरुख खान, करण अर्जुन नहीं देखी? मैं करण अर्जुन भी देखी भाई तुमने, मैं क्या क्या जिंदगी जी रहे हो तुम, ना तुमने शोले देखी ना तुमने करण अर्जुन। मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, फिर डायलॉग का पता कैसे लगेगा तुम्हें? डायलॉग पता है बस, ये क्यों ये नहीं पता तुमने करण अर्जुन। चलो भाई करण अर्जुन भी देख लेना। अब जिन्होंने देख ली तो उसमें शाहरुख खान क्या करता होता है? तबेला चला रहा था। वो कहता मैं तो कौन हूं? घोड़े की देख रेख करने वाला, है ना। अब ये बताओ, शाहरुख खान कह रहा है मैं जो कमा रहा हूं वो क्या वो सट्टे की इनकम है या नहीं है? उस पर 115 बीबी लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि शाहरुख खान, अबे निकम्मो, शाहरुख खान सट्टा कर रहा है, वो घोड़े को चारा खिला रहा, सट्टा है, तो इस पे तो 30% टैक्स है। लेकिन ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्स, ये अदर सोर्स की इनकम होगी, पर इस पे स्लैब रेट लगेगा। शाहरुख खान कह रहा है मैं सिर्फ घोड़े की देखरेख करता हूं, है ना, खाना वाना खिलाया, उनको प्रैक्टिस कराई, बस और कुछ नहीं, ना मैं जॉकी हूं और ना मैं घोड़े की रेस में सट्टा लगाता हूं, है ना। घोड़े की रेस में जो घोड़े दौड़ते हैं मैं उनको मेंटेन करता हूं, तो मेरी गलती थोड़ी है। तो ताई ने बोला कोई बात नहीं भाई, तेरे ऊपर हम एक 30% का फ्लैट टैक्स, तुझे सट्टा नहीं मान रहे हम, सट्टा उसे मानेंगे जब ये रेस में दौड़ेंगे। बोलो भाई, लेकिन अब देखो कुछ होता है हमारे देश में, वो इनकम चलती तो नहीं है, लेकिन रेस हॉर्स की जगह अगर क्या लिखा मिला, ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ कैमल, तो ये कहां जाएगा? ये पीजी में जाएगा, क्योंकि इसको अदर सोर्स में कंसीडर नहीं करा है, सिर्फ क्या लिखा है? रेस हॉर्स लिखा है। अब तुमने बोला मेरा मुर्गा है, इसका मुर्गा है, दोनों मुर्गे की रेस खेलेंगे, देखते होंगे ना यूट्यूब पे, पता नहीं कहां खेलते हैं, पाकिस्तान वगैरह में खेलते हैं कहीं, है ना। तो भाई ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ मुर्गा मुर्गी, वो कहां जाएगा? जिसे हम क्या बोलते हो तुम? पोल्ट्री फार्म। तो ये कहां जाएगा? पीजी में। सिर्फ ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस कहां जा रहा है? अदर सोर्स। ठीक है ना। अगली बात, अब जो डकैत है, डकैत कौन? यहां जो डकैत बैठे हैं ये भी तो सैलरी ले रहे हैं। ये बात मैंने तुम्हें सैलरी हेड में बता दी थी, सेक्शन 16 में बताई थी ये बात, है ना, याद करो क्या बताई थी। एमपी एमएलए की सैलरी कहां जाती है? फिर क्योंकि इनका कोई मालिक नहीं आता, ये बात, वो बात अदर सोर्स में लिखेंगे नहीं लिखेंगे, ठीक है। लेकिन इनके टैक्स, एमपी एमएलए की सैलरी वगैरह टैक्सेबल कहां होती है? अदर सोर्स में। पर इनके दो अलाउंस माफ है। एक अलाउंस इनका माफ है डेली अलाउंस, और एक अलाउंस इनका माफ है कॉन्स्टिट्यूशनल अलाउंस। ये दो अलाउंस इनके माफ है, बाकी अलाउंसेस टैक्सेबल है। और ये बात तुम्हें पता लग गई अदर सोर्स में, ये बात हम ऑलरेडी सैलरी में पढ़ चुके हैं। ये लिखी बात भाई फोर्थ, ये मैंने तुम्हें बता दी बात अभी ऊपर। सेपरेबल इनसेपरेबल, इनसेपरेबल है तो कहां जाएगा? अदर सोर्स, ठीक है। सबलेट कहां जाएगा? जो ब्याज वगैरह हम कमाते हैं वो कहां जाएगा? चाहे बैंक का ब्याज हो, सिक्योरिटी, कहां जाएगा? कीम एंड इंश्योरेंस कहां जाएगा? कसम है तुम्हें मां भवानी की, बताओ ये बात हमने आज से पहले कहां पढ़ी है? सेक्शन बताना पड़ेगा तुम्हें। हाँ हाँ, कम पक्का? चलो भाई, आज तुमने मेरे दिल खुश कर दिया, बहुत बढ़िया बात। सबको एक एक एल पेनली पे मिलेगी ना, 45 ऐसे तुम्हें बता दो। अब तुमने इतनी उम्मीद जगा दी मेरे दिल में, तो तुम इसका सेक्शन ही बता दो, ये बात तुमने कहां पढ़ी है? भाई ने तो खोल रखी किताब, है ना। सेक्शन 51, याद आ गई बातें बस। तो जो हम जिस चैप्टर में पढ़ चुके हैं उसकी वही। अब ये बताओ, अब तक मैंने तुम्हें जो पढ़ाया वो सब हम कहां पढ़ चुके हैं? पिछले चैप्टर से पढ़ चुके हैं, कुछ नई बात है ही नहीं अदर सोर्स में, है ना।
याद आई ना बात? ये हम 45 में पढ़ चुके हैं, ये 51 में पढ़ चुके हैं 1 अप्रैल 2014। डायरेक्टर को जो फीस मिलती है, सैलरी नहीं फीस, वो कहां जाएगी? अदर सोर्स में। अगर सैलरी होगी तो कहां जाएगी? सैलरी हेड में, क्योंकि वहां डायरेक्टर जॉब कर रहा होगा, यहां डायरेक्टर जॉब नहीं कर रहा, सिर्फ सलाह देने आता है, चला जाता है। ठीक है, अब बताओ उसमें क्या ही पूछ लेगा? व्हाट आर द इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्स? ये कोई पूछने वाली बात है? ये बीकॉम में पूछते हैं। अब सी इंस्टीट्यूट नहीं पूछते ये बात है। बीकॉम में जब टैक्स का पेपर दोगे ना तो पूछ लेंगे, राइट एनी 10 इनकम्स टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्स। कोई भी 10 इनकम बता दो जो अदर सोर्स में टैक्सेबल हो। तुम 10 से ज्यादा बता दोगे तुम, ये रही 12-13 इनकम अदर सोर्स में जो टैक्सेबल है, आराम से 2-3 पेज भर के आना। ठीक है, तो ये तो बेकार की बात थी सर, ये वो बातें थी जो मैं तुम्हें पहले बचपन से बताता रहा हूँ, टैक्स की पहली क्लास से बताता रहा हूँ, है ना, कि ये इनकम अदर सोर्स में जाती है। अदर सोर्स में जो मेन चीज है पढ़ने की वो क्या है? गिफ्ट टैक्स। कि भाई गिफ्ट, किसी को अगर गिफ्ट मिलता है तो क्या गिफ्ट पे भी ताई टैक्स लगाती है? तो ताई ने बोला भाई तुझे पढ़ना पड़ेगा 56(2)(x), गिफ्ट टैक्स 56(2)(x). एक्स ताई ने इसलिए लगा क्योंकि तुमने बहुत गिफ्ट अपने एक्स को दिए होंगे, तो एक्स वर्ड लगाना बहुत जरूरी था, ताकि तुम बता सको, दिमाग में कैलकुलेट कर सको कि भाई कितने की गिफ्ट मैंने उसे दिया, कितने का टैक्स के ऊपर लगेगा। अब तुमने तो क्या क्या गिफ्ट दिए थे भाई? क्या गिफ्ट दिए थे एक्स को? बताएगा नहीं, पीले पीले दांत दिखाएगा बस। तुम बताओ भाई, कन्या है, नहीं दिए? बड़े बड़े कंजूस हो तुम। टेलीविजन कह रहे मोबाइल दिया होगा है। अब इसका मतलब क्या है? अगर तुमने एक्स को मोबाइल दिया, अब ये इंपॉर्टेंट बात जानने वाले कि भाई क्या मोबाइल टैक्सेबल होता है नहीं होता, है ना, पर इतनी उम्मीद तो मैं करता हूं कि शायद हो सकता है कुछ कैश भी गिफ्ट दिया हो। कैश का मतलब क्या होता है कि यूपीआई कर दिया, रिचार्ज। हाँ ये बात भी है कि रिचार्ज टैक्सेबल है या नहीं है, ठीक है, या फिर उसे खाते में पैसे डाल दिए। लेकिन एक उम्मीद तो मुझे पता है कि एक चीज, एक गिफ्ट तुमने नहीं दिया होगा, तुमने कोई जमीन बिल्डिंग फ्लैट तो उसके नाम पे नहीं दे दिया, मेरे पापा का है मेरे नाम पे करवा लेना, तेरे नाम पे देता हूं, आज से मेरी घर की चाबी तेरी हो गई, ये वाला गाना गाते हुए कभी फ्लैट तो नहीं कर दिया उसके नाम पे। लेकिन ताई ने बोला कोई कर भी सकता है भाई, तुमने तो नहीं किया पर कोई। तो ताई ने देखा गिफ्ट हमेशा 3 तरीके से होते हैं, इंडिया में नहीं पूरे हिंदुस्तान में। या तो आप दोगे कैश गिफ्ट, जब मैं कैश की बात कर रहा हूं तो यहाँ कैश मत समझ लेना, क्या कैश, बैंक, ऑनलाइन, यूपीआई, चेक, सब कुछ। ताई ने देखा दूसरे तरह का गिफ्ट होता है मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे तुमने भैया मोबाइल गिफ्ट कर दिया। और तीसरे तरह का गिफ्ट दिया जाता है इमूवेबल प्रॉपर्टी में, एक ही चीज आती है, लैंड एंड बिल्डिंग्स। तुमने किसी को फ्लैट, जमीन, जायदाद क्या कर दिया? गिफ्ट कर दिया। अब ताई ने बोला अगर तुमने अपनी एक्स को कोई भी गिफ्ट दिया होगा तो भाई क्या दे दिया तुमने गिफ्ट? कैश गिफ्ट। तो ताई ने बोला किसके लिए टैक्सेबल होगा? तुम्हारे लिए, एक्स के लिए। अबे इनकम टैक्स पढ़ रहे हो, कमाई किसकी है, तो उसके लिए क्या होगा? टैक्सेबल होगा। कितना टैक्सेबल होगा? ताई ने बोला अगर गिफ्ट पूरे साल का, कब का? होल ईयर गिफ्ट, इफ मोर देन 50,000 देन फुल अमाउंट टैक्सेबल। अब एक बात ध्यान रखना, है ना, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया और बच्चा गलती क्या करता है। अब मान लो तुमने अपने एक्स को गिफ्ट दिया, उसके बर्थडे पे तुमने दे दिया भाई 21,000 रुपए यूपीआई। तू भी क्या याद रखेगा, रखेगी, है कि नहीं बात? तुम्हारी जगह पे वो किसी और की भी एक्स थी भाई, हो सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? उसने गिफ्ट दिया कितना? 11,000 रुपए, ठीक है, राइट। इसके अलावा चलो और नहीं बनाते, एक दोस्त था, दोस्त है ना, दोस्त ने गिफ्ट दे दिए मान लो 15,000 रुपए। उसके अलावा हाँ भाई दे सकते हैं, पर लेकिन क्या कहते हैं, हम ये पढ़ चुके हैं रेजिडेंशियल स्टेटस में भी
गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स आर एग्जेम्प्ट। तो मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची नाना नानी बुआ ताई सब क्या है? एग्जेम्प्ट। तो जो एग्जेम्प्ट है उनके आगे तो एग्जेम्प्ट लिख देंगे, वो तो काउंटिंग में नहीं आएंगे ना। हमें तो वो लेने हैं जो किस पे आ रहे हैं? काउंटिंग में। मान लो भाई ऑफिस के कलीग्स ने गिफ्ट दे दिया, ऑफिस के दोस्त, ऑफिस कलीग है ना, उन्होंने दे दिया भाई, कितने हो गए टोटल? हाँ, तो उन्होंने दे दिया भाई 51,000 रुपए, 5100 रुपए। अब ये बताओ, जो तुम्हारी एक्स है या जो तुम्हारा एक्स है और किसी और का भी एक्स है, वो गिफ्ट एक्स के लिए कितने टैक्सेबल होंगे या एग्जेम्प्ट हो जाएंगे? क्यों? पर तुमने तो 21 ही दिए हैं। बोलो पक्का? ठीक है। अब समझो बात, एग्जाम में बच्चा गलतियां करता है। बच्चा सोचता है कि मान लो भाई तुमने मुझे गिफ्ट दिया, अब तुम रिलेटिव तो हो नहीं मेरे, अब तुमने उन्हें बर्थडे पे एनिवर्सरी पे गिफ्ट दे दिया, तो एग्जाम में पता नहीं बच्चे क्या खोपड़ी घूमती है, बच्चों को लगता है गिफ्ट दिया 21,000 का एक बच्चे ने, तो 21,000 एग्जेम्प्ट हो गए। समझ रहे हो? पर लॉ ने ऐसा नहीं लिखा। लॉ में क्या लिखा है? लॉ ने कहा गिफ्ट देने वाले की मैं बात ही नहीं कर रही, मैं किसकी बात कर रही हूं? ये बोल गिफ्ट लेने वाले को कितना कैश में गिफ्ट मिला है, कितना मिला है टोटल? 52,000 है ना। तो ताई ने बोला 52,100 पूरे क्या हो जाएंगे? मुझे जिसको मिल रहा है उसके लिए ये नहीं देखना कि किससे मिला है, मैं तो उसका टोटल गिफ्ट। और एक और बात, अच्छा एक्स ने तुम्हारे 21,000 रुपए एक साथ नहीं दिए, है ना। त्योहार वाले दिन, त्योहार कौन सा? नहीं, अरे 14 फरवरी भाई, त्योहार वाले दिन उसने दिए 5100 रुपए। ठीक है। अब ये कह रहा है मेरे प्रीवियस ईयर में होली आई है ना, होली पे दे दिए मान लो 10,000 रुपए, राइट। ऐसी भाई दिवाली पे दे दिए 10,000, क्या कहते हैं, फिर से 5,000 रुपए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही बार में किसी से गिफ्ट मिल रहा हो। गिफ्ट कैसे मिल रहा हो? पूरे साल में कितनी बार मिल रहा हो। तो ताई बस ये कह रही है कि ना तो ये मुझे ये देखना कि कौन तुझे दे रहा है, ना मुझे ये देखना कि कौन कितनी बार दे रहा है। मेरे को तो क्या देखना है, जब तुझे पैसा मिला तो तू मुझे ये बता दे पैसा कहां से मिला। और तू कह रहा है पैसा गिफ्ट में मिला है, तो बात खत्म हो गई। किससे मिला है मुझे इससे मतलब नहीं, है ना। अब देखो इसमें एक छोटी सी टेक्स्ट प्लानिंग तो मैं बताता हूं जो मैं कर लेता हूं कभी कभी। अब मान लो, नहीं 2 अकाउंट नहीं, अब भाई मुझे फीस दी टैक्स की, इसने मान लो 10,000 रुपए, इसने भी दी मान लो 10,000 रुपए, नहीं चेक से ही, ऑनलाइन पेमेंट दे दी। पूरे साल में मुझे जो गिफ्ट मिले वो मेरे घर वालों से मिले, वो तो एग्जेम्प्ट है, मतलब मम्मी पापा इनसे एग्जेम्प्ट है। अब मेरा बताओ 50 की लिमिट तो खाली है गिफ्ट की, तो मैंने दिखा दिया प्राची 1 प्राची 2, यानी प्राची स्क्वायर से मुझे 20,000 रुपए मिले, और वो क्या है? गिफ्ट है। तो गिफ्ट कितनी मिल सकते मुझे साल में? 50, मुझे मिले कितने हैं? 20। तो फीस को मैंने क्या दिखा दिया? गिफ्ट। तो बच जाएंगे नहीं बच जाएंगे? तो क्या बुराई है कि नहीं बात। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पेमेंट को, छोटी मोटी पेमेंट को क्या कर दिखा सकते हो? गिफ्ट दिखाता है, इसमें चेक नहीं करती। अब चिल्लर क्यों चेक करेगी? समझ गए? तो 50,000 से ऊपर होती है फुल अमाउंट टैक्सेबल। ऐसी आया भाई मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, क्या आया भाई? मूवेबल प्रॉपर्टी। अब इसमें चलो एक चीज देखते हैं। अब मान लो भैया शैलमान भाई का बर्थडे हुआ, तो कुछ दिन पहले न्यूज में आ रहा था कि शैलमान भाई के बर्थडे पर उनकी सिस्टर अर्पिता ने शैलमान भाई को, है ना, एक फ्लैट गिफ्ट कर दिया 2 करोड़ का। ठीक है, बढ़िया बात। फिर शाहरुख खान आ गए, करण अर्जुन आएंगे, है ना। तो शाहरुख खान ने उन्हें वॉच गिफ्ट करी 5 लाख की, घड़ी गिफ्ट कर दी, ठीक है बाबू। फिर अक्षय कुमार आए बर्थडे पे, अक्षय कुमार ने उन्हें 2 लाख का चश्मा गिफ्ट कर दिया, बहुत बढ़िया बात। फिर भाई अजय देवगन को बुलाया, तो उसमें दिखा रहे थे, है ना,
काजोल ने उन्हें 10 लाख की गोल्ड की चेन गिफ्ट कर दी, काजोल ने, अजय देवगन ने, बोलो भाई, है ना, या काजोल ने, शायद करण जौहर, जो भी है ना, तो करण जौहर ने ये गिफ्ट कर दिया। अब एक ही बर्थडे पर इतने लोगों ने भांति भांति प्रकार के गिफ्ट कर दिए, तो बताओ इसमें से मूवेबल कौन है? घड़ी मूवेबल है ओ भैया, चश्मा भी, और मान लो अर्पिता तो चलो बहन निकली, कैटरीना कैफ ने उन्हें फॉर एग्जाम्पल 15 करोड़ का उसने भी फ्लैट गिफ्ट कर दिया, तो दो इमूवेबल हो गए। तो पहले मूवेबल की बात कर लेते हैं। बताओ इनमें से कोई रिश्तेदार है क्या? नहीं, मूवेबल में कोई नहीं, तो नॉन रिलेटिव कौन है? करण जौहर। तो करण जौहर ने क्या किया? 10 लाख का गोल्ड गिफ्ट कर दिया सैलमन भाई को। ताई ने ताली बजाई, ताई ने कहा ये देखो ये होती दोस्ती भाई, करोड़ों करोड़ों की गिफ्टिंग चल रही है, मजा आ रहा है, देखने में अच्छा लगता है। यहाँ बेचारे 1100 के लिफाफे, 2100 के लिफाफे, है कि नहीं बात? ये इसमें रोते रहते हैं बालक हमारे, ठीक है। तो इनको तो देखने में मजा भी आता, दूरबीन लगा के, बताओ यार बर्थडे भाई 2 करोड़ का फ्लैट, है कि नहीं बात? तो हमें क्यों देखेगी ताई? चिल्लड़ बटोर के करेगी क्या? तो ताई ने बोला भाई बना गिफ्ट बनाना पड़ेगा टैक्स। तो ताई ने कहा अगर उस गिफ्ट की फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा हो जाती है 50,000 रुपए से, तो सैलमन भाई के लिए वो गिफ्ट क्या होगा? तो पहले केस में सैलमन भाई के लिए 10 लाख रुपए पूरे टैक्सेबल हो गए अदर सोर्स में, क्योंकि उस ज्वेलरी की कीमत किससे ऊपर निकल गई भैया? लेकिन भाई सैलमन भाई ने कहा अरे यार करण भाई ऐसे नहीं चलता यार, ऐसे नहीं चलता, इतना महंगे महंगे मत दो यार। वो देखियो उसको देखियो, इतना अमीर आदमी 5 लाख रुपए दे रहा है बस। और ये देखियो अक्षय कुमार बच्चे की जान लेगा, देखियो इतना अमीर आदमी 2 लाख रुपए दे रहा, बता। और यार तू 10, ऐसा अच्छा नहीं लगता, बराबर बराबर की बात करते हैं। तो सैलमन भाई ने क्या किया? सैलमन भाई ने कुछ पैसा रिटर्न कर दिया। उन्होंने कहा 3 लाख रुपए रिटर्न ले ले यार, ऐसा अच्छा नहीं लगता, चल भाई रिटर्न कर दिया। अब जैसे ही पैसा रिटर्न हुआ तो बताओ सैलमन भाई के लिए गिफ्ट कितना बना? कितना? 7 ही तो बना भाई। तुम्हें 10 लाख की चीज मिली, तुमने 3 लाख घटा दिया, तो तुम्हें कितना गिफ्ट मिला? तो ताई ने कोई बात नहीं, मैं कम मना कर रही हूं। ताई कह रही है काम करियो, फिर जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है उसमें से जो भी तूने कंसिडरेशन पे कर दिया, कंसिडरेशन प्राप्त कर लिया, या कह दो गिफ्ट जिसको मिल रहा है उसने कंसिडरेशन क्या कर दिया? पे। तो उसकी गिफ्टिंग कितनी बनी? जो भी गिफ्टिंग बनी मैं चेक करूंगी क्या वो 50,000 से ज्यादा है, 50 तोला 50,000 से ज्यादा है। अगर बात निकली हाँ या ना, तो जो भी 50,000 से इतना भी अमाउंट है पूरा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। तो कितने रुपए टैक्सेबल हो गए? खत्म बात। गिफ्ट के अलावा कुछ ना है इसमें अदर सोर्स में, और गिफ्ट भी मुश्किल नहीं है, आसान आसान सी बात है। 50,000 से ऊपर है, खेल खत्म करो, है ना। समझ गए भैया? अब आ जाए, है ना। अब अगली बात, क्या घड़ी टैक्सेबल है? घड़ी बोलो, नहीं है। क्या चश्मा टैक्सेबल है? ताई ने बोला नहीं है। ताई ने बोला एक चीट कोड लिखवाया था सन ने तुम्हें, कैपिटल गेन में असेट का, वो चीट कोड बोलना क्या था? हाँ, क्या चीट कोड होती थी? सुबह दोपहर क्या करो? ताई ने कहा बस ये जो चीट कोड लिखवाया ना, यही चीट कोड क्या है? यही असेट है, बाकी सारी असेट गिफ्टेबल टैक्सेबल गिफ्ट्स नहीं है।
एस से क्या था, स्क्रप्चर्स है ना, और ताई ने एक चीज और जोड़ दी यहां, शेयर्स। अगर शेयर्स भी किसी को गिफ्ट करोगे तो क्या होगा, टैक्सेबल, शेयर डिवेंचर। वहां डी से क्या था बाबू, यहां भी डी से ड्राइंग है। वहां जे से क्या था भाई, यहां भी जैसे ज्वेलरी है, ज्वेलरी के साथ उन्होंने जोड़ दिए कि जो रॉ फॉर्म ऑफ गोल्ड होता है ना उसे बोलते हैं बुलियन। मतलब तुमने रॉ गोल्ड खरीदे थे, बिस्किट वगैरह इस तरह के ना खरीदे तो बुलियन बोलते थे। ए आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, सेम। अगले ए से आर्ट, और पी से सिर्फ यही सुबह दोपहर जाप करो ही टैक्सेबल है बस। चश्मा, इसका मतलब अक्षय को मान ने चश्मा दिया, माफ, ठीक है। शाहरुख खान ने क्या दिया, घड़ी, माफ। लेकिन करण जौहर ने क्या दिया, वो टैक्सेबल है क्योंकि ज्वेलरी में आ गया ना गोल्ड। ड्राइंग्स, ठीक है भैया। अगली बात, अब आते हैं लैंड एंड बिल्डिंग पर। अब किसने किसको क्या गिफ्ट दिया लैंड एंड बिल्डिंग में, बताना जरा। अर्पिता ने दिया, वो तो माफ हो जाएगा क्योंकि अर्पिता बहन है ना। अब बहन में वो भी बहनें आ जाती हैं, अडॉप्टेड भी और स्टेप चाइल्ड भी, ये सब भी है ना, समझ में ना बात। हाँ मतलब जो रियल सिस्टर है वो तो है ही, जो अडॉप्टेड होगा ना चाइल्ड, वो भी अगर बहन है तो वो भी एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। तो भाई बहन का दिया हुआ गिफ्ट तो माफ हो जाएगा, लेकिन किसने गिफ्ट दिया सलमान भाई को। अब कैटरीना बोला कि भाई मेरी तरफ से जो गिफ्ट है वो फ्लैट गिफ्ट है जिसकी कीमत है ना 15 करोड़ रुपए। कितने रुपए, ठीक है, 15 करोड़। सलमान भाई को गिफ्ट मिल गया। सलमान भाई ने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, 15 करोड़ का फ्लैट आ रहा तो क्या दिक्कत है। अब ताई ने बोला यार अब कैसे वैल्यू निकालूं इसकी, तो बताओ। जब भी कोई लैंड और बिल्डिंग देखते हैं तो उसकी वैल्यू किससे कंपेयर की जाती है, कैपिटल गेन में पढ़ा चुका हूं मैं, चांटे खा जाओगे अब तुम। हाँ, किससे की जाती है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, ठीक है ना। 50 चांटे याद है, ढह चांटे है ना। तो 50 चांटे में हमने जाना था कि कोई भी लैंड और बिल्डिंग होती है हमेशा उसकी किससे वैल्यू कंपेयर की जाती है। तो ताई ने बोला अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द फ्लैट इज मोर देन 50,000, जो आजकल के जमाने में होगी, तो सलमान भाई तैयार रहना, फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली 15 करोड़ रुपए टैक्सेबल। आसान सी बात है, हर जगह 50 से कंपेयर कर रही है ताई। कैश हो तो 50, मूवेबल प्रॉपर्टी हो तो 50, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो तो 50। लेकिन सलमान भाई को लगा यार बताओ लोग इतने छोटे छोटे गिफ्ट दे रहे हैं, लाख 5 लाख 2 लाख 10 लाख, और इसने मुझे क्या दे दिया 15। सलमान भाई को अच्छी नहीं लगी बात। सलमान भाई ने बोला नहीं भाई ऐसे अच्छा लगता, मैं पैसा लौटाऊंगा। तो सलमान भाई ने कंसीडरेशन रिटर्न कर दिया। फ्लैट तो अपने नाम पे ले लिया, लेकिन कहने लगा चलो ठीक है फ्लैट तो ले लेता हूं, लेकिन भाई इतना महंगा नहीं चलता, इसलिए मैं तुझे कंसीडरेशन लौटा रहा हूं। कंसीडरेशन पेड टू कैटरीना 5 करोड़। कितने रुपए लौटा दिए। अब क्या बोला, नहीं बात। लेकिन इसमें ताई ने थोड़ा फॉर्मूला क्या किया है ना, अलग करा। ताई ने बोला अगर कंसीडरेशन पेड है तो एक बार लिखियो भाई हुआ क्या, हुआ ये कि कैटरीना कैफ ने किसको दिया, सलमान भाई को 15 करोड़ का फ्लैट गिफ्ट कर दिया, 15 करोड़ का फ्लैट। अब समझना ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को। सलमान भाई ने उन्हें कितने पैसे लौटा दिए, 5 करोड़ रुपए कंसीडरेशन रिटर्न कर दिया।
तो ताई ने बोला शैलमोहन भाई तुम्हारे लिए क्या हो गया, तुम्हारे लिए गिफ्ट बना। अब पूरी दुनिया जानेगी तुम्हारे लिए गिफ्ट कितना बना, 10 करोड़। तो ताई कह रही मैं कब कह रही हूँ 10 करोड़ नहीं बना, गिफ्ट तो तुम्हारे लिए 10 करोड़ है, लेकिन क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो मैं बस एक चेक कर लूंगी कि भाई एसडीवी में से तो अमाउंट जो पेड किया वो माइनस कर दे, एसडीवी माइनस अमाउंट या कंसिडरेशन पेड, है ना। अगर ये ज्यादा निकलता है किससे, 50,000 से, ये तो सिंपल सी बात है सर, ये तो हम करते हैं। क्या इसमें ये फॉर्मूला लगा नहीं लगा भाई, जो फॉर्मूला करण जौहर के गिफ्ट पे लगा वही फॉर्मूला तो यहां लग रहा है। अब बताओ सैलमोन भाई के लिए गिफ्ट कितने रुपए का वो भाई, तो तुमने यही तो बोला, और इसको किससे कंपेयर किया, 50,000, यही तो हुआ। ताई ने बोला बस एक छोटी चीज ऐड कर लियो भाई, ये फॉर्मूला सेम है इतना, गिफ्ट का अमाउंट नेट अगर वो 50 से ज्यादा है तो फुल्ली टैक्सेबल। ताई ने बोला गिफ्ट का अमाउंट नेट जो ज्यादा है 50 या फिर 10% ऑफ कंसीडरेशन विच एवर इज हायर, यानी ये जो ब्रैकेट में है ये ज्यादा होना चाहिए 50,000 और 10% ऑफ कंसीडरेशन विच एवर इज हायर। अब इसे सॉल्व कर सकते हो, यानी कि क्या 10 करोड़ रुपए ज्यादा हैं 50, और कंसीडरेशन कितना पे किया शैलमोहन भाई ने, 5 करोड़, 5 करोड़ का 10% 50 लाख, 50,000 की ताई की लिमिट जो फिक्स है, और 5 लाख रुपए जो केस टू केस बदल सकते हैं, इनमें से ज्यादा क्या है, विच एवर इज हायर इज 50,000। क्या यस है नो है, 50 लाख यस है या नो है, अगर यस है तो क्या होगा, 10 करोड़ रुपए टैक्सेबल फॉर शैलमोहन भाई। है ना। अब अगली बात सुनेंगे ध्यान से, ये मुझे बताओ क्या इस केस में कैटरीना कैफ को भी लपेटा जा सकता है क्या ताई के द्वारा, ताई कह रही है कि बहन तुझे भी लपेटूंगी मैं, कैटरीना कैफ कह रही मेरी क्या गलती है, तो मुझे क्या मिल रहा है लपेटा तो उससे जाता है जिसकी कमाई हो, अरे मेरी जेब से तो गया है। ताई ने बोला तुझे 5 करोड़ रुपए नहीं मिले, तो कह रही क्या ताई कैसी बात कर रहे हो, पूछ तो लो 5 करोड़ रुपए किसके बदले मिल रहे हैं, मैंने 5 करोड़ का 15 करोड़ का घर दिया, उसने मुझे, तो मेरी कमाई क्या है इसमें, मैं तो 10 करोड़ रुपए दे बैठी हूं बीबी। ताई कह रही नहीं लपेटा जा सकता है तुझे, बताओ कैसे, कैसे बाबू कैसे, नहीं पहचान पा रहे, अरे वो कह रही है कि 5 करोड़ रुपए मेरी कमाई क्यों है, मैंने 15 करोड़ का घर दिया, उसने कहा कि इतना महंगा अच्छा नहीं लगता यार, है ना, तू 5 करोड़ रुपए मुझसे वापस ले ले, उसी घर के मैंने 5 करोड़ रुपए वापस ले लिए, इसमें दिक्कत क्या है आपको, उसके 10 करोड़ रुपए आपने टैक्सेबल कर दिए, आपको गिफ्ट टैक्स हो गया, है ना, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, नहीं 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 ताई ने बोला मैं पता तेरे पीछे क्यों पड़ी हूं, क्योंकि तूने कैपिटल गेन ढंग से नहीं पढ़ा। तो कैटरीना कैफ कह रहे कैपिटल गेन में क्या लिखा है, ऐसा कैपिटल गेन मैंने पढ़ रखा है, वहां ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, 15 करोड़ का फ्लैट 5 करोड़ रुपए वापस ले लिए, कैपिटल गेन में ऐसी कोई बात लिखी नहीं। ताई ने बोला अभी भी तूने ढंग से नहीं पढ़ा।
चल मैं तुझे सेक्शन बताती हूँ, तेरे ऊपर लगेगा 50 चांटे। कैटरीना कैफ गुस्से हो रही, कह रही कैसे लगेगा 50 चांटे, कैसे लगेंगे 50 चांटे? ताई कह रही पढ़ के देख ले। वही मैं तुमसे कह रहा हूं, पढ़ के देख ले क्यों लगेगा 50 चांटे। मुझे नहीं पता, तुम बताओ। ताई जबरदस्ती कैटरीना कैफ के ऊपर अदर सोर्स के अंदर कैपिटल गेन घुसा दिया। बताओ यार, मैंने कहता है पढ़ा रही हो अदर सोर्स, बच्चे को तुम खींच के लेंगे कैपिटल गेन, ये तो गलत बात है। यहां तक तो ठीक है, 10 करोड़ रुपए टैक्सेबल हो गए, वहां कैश टैक्सेबल हो गया, मूवेबल प्रॉपर्टी टैक्सेबल हो गई। जिसने गिफ्ट दिया उसके लिए थोड़ी टैक्सेबल होता है। गिफ्ट टैक्स किसके लगता है? जिसको गिफ्ट मिला। जो गिफ्ट दे रहा है उस पर क्यों लपेट, उसको क्यों लपेट रही हो? नहीं पहचान पाए बीबी? बोलो, नहीं पहचान पाए? बोलो हार के, फिर मैं बताऊंगा। बोलो हार गए। नहीं पहचान रहे दोस्त? अरे सेक्शन देख के नहीं पहचान में आ रहा? हाँ तो ताई ने पता क्या माना? ताई ने माना कि तू झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है तू। कैटरीना कैफ, झूठ क्या बोल रही हो बताओ? मैंने क्या झूठ बोल दिया? तूने ये मकान गिफ्ट नहीं किया। कैटरीना कैफ, ये अजीब बात कर रही हो। तूने ये मकान जिसकी कीमत 15 करोड़ है, तूने ये मकान 5 करोड़ में बेचा है और मुझे गिफ्ट दिखाकर झोल कर रही हो मेरे साथ। कैटरीना कैफ कह रही भाई बताओ ताई, बताओ क्या कह रही हो ये आज? ताई ने बोला जो कह रही हो सच कह रही हूं। तूने सलमान खान को 15 करोड़ का पहले गिफ्ट डीड बना के गिफ्ट दिया, फिर 15 करोड़ में से तुझे 5 करोड़ लौटा दिए। तो तूने गिफ्ट नहीं दिया, तूने पता क्या किया? तूने ये 15 करोड़ की कीमत का फ्लैट 5 करोड़ में बेचा है। भूत भूत का चक्कर है क्या? आत्मा आत्मा घूम रही है उसमें? इतना महंगा फ्लैट तू इतने नुकसान में क्यों बेच रही है? अब वो कह रही है कैटरीना कैफ, मैं बेचा नहीं है, बेचा नहीं। ताई ने क्या बोला? बेचा है, बेच दे। तो बेचा है बस। ताई ने उसे क्या मान लिया? जबरदस्ती सेल मान लिया। बेचारी बहुत, कैटरीना कैफ बहुत ही रो रही, बहुत ही ज्यादा। विक्की कौशल चुप नहीं करा पा रहा उसे, है ना? बेचा तो बेचा है। अब ताई ने बोला एज पर सेक्शन 50C इफ एसडीवी इज मोर देन 110% ऑफ सेल प्राइस, सेल कंसिडरेशन, देन एसडीवी इज सेल कंसिडरेशन माइनस कोआ इकोवा। लैंड और बिल्डिंग पे जो खेलना तो खेलती रही हो, कोआ या कोई, है ना, कोआ या इकोवा, जो तेरा मन करे। तो हम कैपिटल गेन में पढ़ चुके हैं। अब मैंने चेक किया, ताई क्या कर दिया? कैटरीना कैफ कह रहे भाई बहुत गलत किया मेरे साथ जज साहब, ताई ने बहुत गलत किया। एसडीवी कितनी थी उस घर की? क्या वो ज्यादा है? 110% ऑफ सेल प्राइस जबरदस्ती की तरह मान लिया। तो ताई ने बोला ये जो 5 करोड़ तू कंसिडरेशन ले रही है ना, ओ बाबू, ये जो बदले में तूने पैसा ले लिया, तुझे लेना नहीं था वो पैसा। अगर तूने पकड़ लिया तो मैंने क्या मान लिया? सेल प्राइस, है ना? अब बताओ क्या 15 करोड़ ज्यादा है? 5 करोड़ का 110% कितना भैया? 5.50 CR। यस या नो? अगर ये यस में क्वेश्चन है तो भाई हो लिया काम, हो लिया काम। देन 15 करोड़ इज सेल कंसिडरेशन फॉर कैटरीना। और कैटरीना से क्या कह देंगे? अब तू इस पे इकोवा और कोआ खेलती रही हो, और उसमें से, है ना,
क्या कर, 15 करोड़ में से ये घटा दियो और क्या आ जाएगा तेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और अगर शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। समझ रहे हो? उसे बेचारी को जबरदस्ती लपेट लिया, वो कह रहे गिफ्ट दिया। अब देखो कितना खतरनाक गेम हो गया है। यही अदर सोर्स में अगर कुछ एग्जाम में आता है तो यही आता है कि बच्चा ये समझ रहा है नहीं समझ रहा कि सलमान भाई को तो 10 करोड़ रुपए पे लपेट लिया कि सलमान भाई 10 करोड़ रुपए तुम्हारे गिफ्ट टैक्स में आएंगे, और गिफ्ट कहां जाता है ब्रेकअप पार्टी में, बैलेंस में, क्योंकि बाहर 4 फ्लैट में तो है नहीं, कहां जाएगा बैलेंस में। तो सलमान भाई पे तो स्लैब लगा दिया, सलमान भाई पे लगा दिया स्लैब रेट, और इधर जो बेचारी गिफ्ट देकर गलती से 5 करोड़ पकड़ लिए उस पर लगा दिए 50 चाटे, जबरदस्ती लगा दिए 50 चाटे जबरदस्ती, और उससे बोल दिया तेरे ऊपर कैपिटल गेन लगाएंगे। अब तू क्या सेल प्राइस 15 करोड़, तो ताई ने मान लिया कि तूने वो घर जो कितने का था 15 करोड़ का था, वो तूने 5 करोड़ का बेचा, लेकिन उसमें तूने 5 करोड़ तो लिए लीगल और 10 करोड़ कैसे लिए इलीगल कैश में। तो तेरा सेल प्राइस है कितना बताओ यार, 15 करोड़ उसका सेलिंग प्राइस मान के टैक्स लगा दिया, और 10 करोड़ पे क्या ले लिया यहां टैक्स ले लिया, तो टोटल 15 करोड़ की ट्रांजैक्शन में 25 करोड़ रुपए टैक्स लेता ही नहीं। समझ रहे हो? उस बेचारे की तो फ्लैट भी चली गया और 15 करोड़ रुपए टैक्स भी देना पड़ रहा है। शेलमोन भाई तो कह रहे हैं भाई देखो मुझे तो पता है मेरा गिफ्ट है मैं तो दे दूंगा, पर तुम ट्रांजैक्शन तो देखो, ट्रांजैक्शन है कितने करोड़ की और टैक्सेबिलिटी क्या हो गई 25 करोड़। 15 करोड़ कैटरीना के लिए टैक्सेबल कर दी जबरदस्ती, और 10 करोड़ तो है ही सलमान खान के लिए टैक्सेबल, 25 करोड़ वसूल लिए, 25 करोड़ रुपए टैक्स वसूल लिया। अब अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया बाबू, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को तुम्हें पता है 112 सेक्शन लग जाएगा। और अगर ये कैटरीना कैफ का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो स्लैब रेट लगेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन लैंड तो स्लैब में जाएगा, ब्रेकअप पार्टी में हमने देख लिया। समझ गए? ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है भाई। अब तुम्हें दिखाओ एग्जाम का, एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, फेवरेट। तो भाई इस चार्ट को होश में पड़ जाना, होश में, बेहोश मत हो जाना एग्जाम में जाके। पूरा गिफ्ट टैक्स एक पेज में खत्म है, हॉरिजॉन्टल बनाना चार्ट को, हॉरिजॉन्टल। एग्जाम में जो मोस्टली चांस होते हैं आने के वो लैंड और बिल्डिंग के ही होते हैं, और लैंड और बिल्डिंग में भी है ना वो कहावत है जैसे कबाब में हड्डी, वो ये 50 चार्ट है। पढ़ रहे अदर सोर्स 50 चार्ट डाल दिया इसमें। समझ गए? अब देखो आई से आएगा फेवरेट क्वेश्चन। देखो ये बातें लिखी हैं, पढ़ना चाहो पढ़ लेना, छोड़ना चाहो छोड़ देना। रीजन बिंग थ्योरी तो आएगी नहीं, है ना। 50,000 एसडीवी इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो ये ठीक है, ये सब बातें लिखवा दी। जो मेन खतरनाक बात है जिसे एग्जामिनर बहुत फेवरेट समझता है वो है बाबू तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन, खतरनाक क्वेश्चन। पहली बार 2016 में आया था ये, और ये हर 3-4 अटेम्प्ट बाद आ जाता है। तो पूछे क्या अदर फूड में, पूछे क्या भाई, ये तो बचकानी बातें थोड़ी पूछ लेंगे। डिविडेंड कहाँ है, कंपोजिट रेंट क्या है, ये सब बातें थोड़ी है। ये बताओ अब सुनना ध्यान से, इस क्वेश्चन की जबरदस्त खादा पता क्या है, इसको पहले पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से, आराम से करना, सॉल्व कर रखा है मैंने। घर जाके भी आराम से करोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। पहले बताओ गिफ्ट देने वाला कौन और गिफ्ट प्राप्त करने वाला कौन। गिफ्ट देने वाला कौन,
बोलो भाई, होश में नहीं पड़ रहे तुम? गिफ्ट दे कौन रहा है? अरे हरी ने दी क्या बिल्डिंग? अब बच्चे को पढ़ के इस क्वेश्चन में ये कंफ्यूजन है कि अदर सोर्स का है या कैपिटल गेन का है। किसका है अदर सोर्स, कैपिटल गेन का? दोनों का है। एक बिल्डिंग जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इतनी है और जिस दिन एग्रीमेंट हुआ उस दिन इतनी है, उतने को तुमने बेच दिया कितने पर? 90 लाख पर। बताइए कोई गड़बड़ नहीं लग रही? जिस बिल्डिंग की सरकारी कीमत 140 करोड़ है तो उसे 90 में क्यों बेच रहा है? तो क्वेश्चन देखने में किसका लग रहा है? कैपिटल गेन 50 चार्ट है। 50 चार्ट में तो होता है एचडीवी वाला खेल, लेकिन क्वेश्चन ऑटोमेटिकली है भी किसका? क्योंकि जिसको सस्ते में मिल रहा है उसका अदर सलमान भाई तो है। तो बस ताई ने क्या किया, जहां मैंने कैटरीना कैफ लिखा था वहां लिख दिया हरी, और जहां मैंने सैलमोन भाई लिखा था वहां ताई ने लिख दिया राजेश। तो भैया राजेश के लिए खुल गया अदर सोर्स 56(2)(x इमूवेबल प्रॉपर्टी, और हरी के लिए खुल गया 50(c) एसडीवी वैल्यू इज ग्रेटर देन 110% ऑफ सेल प्राइस, देन एसडीवी इज सेल कंसिडरेशन। इफ इक्वेशन सेड नो देन योर वैल्यू इज सेल कंसिडरेशन। 50 चार्टे खुल गए। इसमें खास बात पता क्या है? बताओ क्या तुम्हारा आंसर अलग हो जाएगा अगर हरी ने जो बिल्डिंग बेची है इस टाइम पे वो हरी उस बिल्डिंग का है ना शेयर ब्रोकर है, वो उस बिल्डिंग का क्या नहीं है? प्रॉपर्टी डीलर नहीं है। तो सुनो ध्यान से, जब वो प्रॉपर्टी डीलर है तो 50 चार्टे कैसे लगा दिए? पीजीपी जाएगा। जब वो स्टॉक इन ट्रेड हो गया उसके लिए, तो स्टॉक इन ट्रेड कहां जाता है? तो एग्जाम में सबसे पहली सबसे भयंकर गलती बच्चे को लगता है एसडीवी वाला मामला कहां है? 50 चार्टे में। अरे 50 चार्टे में एसडीवी वाला मामला तब लगेगा जब वो मेरी क्या हो? पर्सनल एसेट हो। क्या हो मेरी? और अगर मैं उस बिल्डिंग का डीलर हूं तो मेरी पर्सनल एसेट नहीं है, वो बिल्डिंग मेरे लिए क्या है? स्टॉक इन ट्रेड। तो बिल्कुल 50(c) में जो लिखा है ना, बिल्कुल 50(c) में जो लिखा है डिट्टो वर्ड टू वर्ड पीजीबीपी का एक सेक्शन है 43CA, वहां लिखा है। 50(c) और 43CA में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। क्या? 43CA में वो चीज असेट क्या है और 50C में वो असेट क्या है? पर्सनल असेट, कैपिटल असेट। अब बताओ, अब वो कह रहा है क्वेश्चन में अपना आंसर बताओ, अगर वो शेयर ब्रोकर हुआ तो आंसर डिफरेंट होगा? होगा। ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा 43CA से, अगर वो शेयर ब्रोकर तो किससे सॉल्व करूंगा? पर डिफरेंस यही होगा कि जो 50C में टैक्सेबल था वो अमाउंट में कहां जाके लिख दूंगा? 43CA पीजीबीपी। समझ आ गई बात? अब एक तीर से 3 शिकार करे आईसीआई ने। पीजीबीपी पूछ लिया, कैपिटल गेन पूछ लिया, अदर सोर्स पूछ लिया। 3 हेड पूछ लिए एक ही क्वेश्चन के अंदर। पीजीबीपी क्वेश्चन 165 का पार्ट ए, कैपिटल गेन क्वेश्चन 165 का पार्ट बी, और राजेश 165 हो, ए हो या बी हो, राजेश के लिए तो अमाउंट सेम ही अदर सोर्स में जानी है। समझ में आई बात? बोलो भैया। इसके बाद आया था 2023 में भी आया था सेम क्वेश्चन, बस वहां नाम अलग थे, सोहन मोहन टाइप के थे। समझ गए क्वेश्चन? भाई इसलिए खतरा बना रखा है मैंने, इसलिए इस क्वेश्चन पे खतरा बना रखा है। कभी भी टपक जाएगा क्वेश्चन अदर सोर्स में, इससे बेहतरीन क्वेश्चन कोई बन ही नहीं सकता।
ठीक है बाबू, अदर सोर्स में इससे बेहतरीन क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। देखो, इन दी हैंड्स ऑफ मिस्टर हरी, कौन सेक्शन लगा, है ना? कितने रुपए टैक्सेबल होंगे उसके लिए बताओ, बताओ आंसर 65 लाख क्यों कह रहा है? कैपिटल गेन में स्टॉक इन ट्रेड मानेंगे उसको पीजी में, ठीक है। एसडीवी वैल्यू कितनी थी, किस डेट की लेंगे, 2 दे रखी है तुम्हें, क्यों? याद करो किसी में, अगर मैंने कहा था 2 एसडीवी देगा एग्जाम में, अगर उसने अदर देन कैश लिया है एग्रीमेंट की डेट पर, तो एग्रीमेंट की डेट एसडीवी बनती है। तो यहां पे उसने अदर देन कैश लिया है किस डेट पर, एग्रीमेंट की डेट पर, तो एग्रीमेंट की डेट की एसडीवी लेनी है। इनमें से कौन सी चूज करूंगा, 140। तो इसका मतलब एसडीवी वैल्यू इज इक्वल टू 140 लाख, ठीक है। माइनस, क्या माइनस कर दूं, कितने की स्टॉक खरीदा था उसने, सेल प्राइस ऑफ द स्टॉक 140, ओपनिंग स्टॉक वैल्यू कितने खरीदा था, 75 लाख, कितने का नेट प्रॉफिट, यही तो लिया टैक्स। हाँ, समझे ना बात? तो सोल्ड हो गिफ्ट हो दोनों सेक्शन लगने हैं। किसी को इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची या किसी को इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट करी, 50 चार्टे अपने आप आ गया। एग्जाम में याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, लगा नहीं है दोनों सेक्शन। हरी, अब राजेश बाबू के लिए क्या होगा, ये तो अभी पढ़ा है तुम्हें, निकालो राजेश बाबू का आंसर। यह बात रखना, यहां मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया है, एसडीवी वैल्यू इज मोर देन 110% ऑफ सेल प्राइस। राजेश बाबू के लिए निकालो आंसर। गिफ्ट टैक्स से सलमान भाई वाला केस, कितने रुपए लौटाए राजेश बाबू ने, नहीं, टोटल कितने रुपए लौटाए, राजेश बाबू को गिफ्ट मिला 140 लाख का, तो राजेश बाबू ने कितने रुपए लौटाए, राजेश बाबू के लिए बनेगी बात एसडीवी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन पेड। ये वैल्यू अगर ज्यादा है 50,000 और 10% ऑफ कंसिडरेशन विच एवर इज हायर से, है ना? तो जो ये वाली वैल्यू आएगी वही टैक्सेबल होगी। तो एसडीवी कितनी है इस क्वेश्चन में, 1,40,000। कितना राजेश बाबू ने पे कर दिया, बाद में कितने पे किए हैं, मैं तुम्हारे इतने चार्टे बजा दूं तुम्हारे में, क्या लिखा है, नशे में रहते हो। राजेश डीलर हु परचेज, उसने कितने में बेची है उसको, तो 90 लाख की परचेज नहीं होगी राजेश की, वो खुद कह रहा हरी ने 90 की बेची है प्रॉपर्टी, जिसमें से 15 वो एग्रीमेंट की डेट पे दे गया था। तो क्वेश्चन को पढ़ेगा कौन, मैं नहीं आऊंगा एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ने, क्वेश्चन तुम पढ़ोगे कि हो क्या रहा है। तो राजेश बाबू को कितने ने कंसिडरेशन पे किया है, 90 लाख। तो बताओ राजेश बाबू को 140 लाख की चीज 90 लाख में मिल गई, राजेश बाबू को कितना मजा, 50 लाख। क्या ये 50 लाख ज्यादा है 50,000 और 10% ऑफ कंसिडरेशन 90 लाख, 10% और 90 लाख कितना है, तो विच एवरेज हायर क्या हुआ,
क्या ये 50 लाख रुपए ज्यादा है 9 लाख रुपए से? अगर हां तो 50 लाख रुपए राजेश बाबू के लिए फुल्ली, इसलिए तो 50 लाख टैक्सेबल लिखे। यहां मैंने डॉट डॉट इसलिए लगा दिया ताकि तुम्हें खुद भरो तुम इस वैल्यू को कि ये वैल्यू कैलकुलेट कैसे हो रही है, क्योंकि एग्जाम में 65 लाख रट के थोड़ी जाओगे, वैल्यू तो लग जाएंगे ना। तो 65 कैसे आया? ऐसे। वहां 50 कैसे आए? ऐसे। वहां लगाया 43 CA और यहां लगाया 56 2x, तो यहां 56 2x से वैल्यू निकली है और वहां 43 CA से निकली है। अब अगर हरि बाबू क्या है? स्टॉक ब्रोकर है, तो उनके ऊपर क्या लगेगा? 50C, और 50C में आंसर भी क्या आएगा? सेम। कितने रुपए टैक्सेबल? और यहां भी आंसर क्या आएगा? सेम। कितने रुपए टैक्सेबल? आंसर सेम आना है ना? बस ये कहां जाना है? कहां जाना है? कैपिटल गेन में। और वहां कहां जाना है? तो ये 65 लाख रुपए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, अगर कम समय में बेचा है तो, है ना? समझ में आ गई ना बात? लॉन्ग टर्म होगा तो भाई ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, और यहां तो 50 लाख भाई फिक्स है। दो आंसर देने थे ऐसे, एक में उसे बिल्डर मानना था और एक में उसे कैपिटल से मानना। सबसे फेवरेट क्वेश्चन यही है कैपिटल गेन में, इससे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा अदर सोर्स में। अब ये क्वेश्चन अदर सोर्स का भी कह सकते हो, ये क्वेश्चन कैपिटल गेन का भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें दोनों ही हेड लग रहे हैं, है ना? राजेश के लिए लग रहा है अदर सोर्स, इसके लिए लग रहा है पीजीपी और कैपिटल गेन। समझ गया बाबू? तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होना है, ठीक है? अब ये तो हमने समझ लिया सर कैसे कैलकुलेट होता है गिफ्ट टैक्स। अब इसके बाद मसला आता है, सर आपने कुछ दिनों पहले बताया था डैडी मम्मी, है ना, इनके अलावा बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे क्या होता है? गिफ्ट टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। तो वो कौन हो गए बाबू? रिश्तेदार। कौन हो गए? अब रिश्तेदार कैसे याद करने? देखो, तुम अपने लिए याद करना, तभी एग्जाम में क्वेश्चन सही होगा, वरना गलत हो जाएगा। जैसे मैं हूं या तुम हो, तुम्हारा नाम ले लेते ना, तो भाई क्या नाम है भाई? पुलकित। अब भाई जो पुलकित है, तुम अपना अपना नाम लिख रहे हो हर जगह, भैया तुम प्राची प्राची, तुम अपने अपने नाम लिख रहे हो, तभी समझ में आएगी बात। अब तुम्हारे भाई मम्मी पापा, कौन बाबू? डैडी मम्मी। तो डैडी मम्मी तुम्हारे रिश्तेदार हुए नहीं हुए? तो जब ये तुम्हें गिफ्ट देंगे तो तुम्हारे लिए क्या होगा? एग्जेम्प्ट। पापा की मम्मी, पापा के पापा कौन हुए तुम्हारे लिए? दादा दादी तुम्हें गिफ्ट देंगे, तुम्हारे लिए क्या होगा? एक बात ध्यान रखना, गिफ्ट की प्राप्ति तुम्हें हो रही है, तुम दे नहीं रहे, तुम गिफ्ट पकड़ रहे हो, ठीक है भाई? अगली बात, अगर दादा दादी के साथ परदादी वगैरह भी हैं जिंदा, पुलकित भाई नहीं है, अगर होती और वो भी गिफ्ट देती तो भी क्या होता? तो भी वो एग्जेम्प्ट होता, ठीक है? मम्मी की मम्मी, मम्मी के पापा तुम्हारे क्या लगे? तो नाना नानी अगर तुम्हें गिफ्ट देंगे तो तुम्हारे लिए क्या होगा? ये गिफ्ट तुम्हें मिल रहे हैं, याद रखना। नाना की मम्मी, नाना नानी की मम्मी पापा, नाना के मम्मी पापा अगर है और वो तुम्हें गिफ्ट दे, पर नाना पर नानी, तो भी तुम्हारे लिए क्या होंगे? एग्जेम्प्ट हो, ठीक है? इधर आ जाते हैं भाई, मम्मी की बहन तुम्हारी क्या लगी? तो तुम्हारी मौसी अगर तुम्हें गिफ्ट दे तुम्हारे लिए क्या होगा? एग्जेम्प्ट। मम्मी के भाई तुम्हारे क्या लगे? मामा। तुम्हारे कंस मामा ने तुम्हें गिफ्ट दिया तो क्या होगा? एग्जेम्प्ट, ठीक है? पिताजी की तरफ आते हैं, पिताजी के भाई तुम्हारे लिए क्या हुए? चाचा या ताऊ। तो चाचा तुम्हें गिफ्ट देंगे तो क्या होगा? पिताजी की बहन तुम्हारी क्या लगी? तो बुआ तुम्हें गिफ्ट देंगी तो क्या होगा? बोलो, एग्जेम्प्ट।
तुम्हारे भाई और बहन, ब्रो सिस, बहन नहीं हो सकती, बहन तुम्हारी है ना, तो तुम्हारे भाई या तुम्हारी बहन अगर तुम्हें गिफ्ट दे रहे तो क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? एग्जेम्प्ट, है ना, इसलिए कहता भाई बहन अर्पिता क्या होगी सलमान के लिए? एग्जेम्प्ट, बहन होगी ना वो, ठीक है ना। अब पुलकित भाई शादी हो गई, किसका हो गया है? तो पुलकित क्या नाम है वाइफ का? भाई नाम नहीं बता रहा, तो चलो उसको लिख देते हैं स्पाउस। क्या लिख देते हैं? तो पुलकित की स्पाउस अगर पुलकित को गिफ्ट दे दहबेलन दहबेलन, तो भी क्या होगा पुलकित के लिए? एग्जाम। पुलकित भाई वाइफ का भाई तुम्हारा क्या लगा? तो तुम्हारा साला तुम्हें गिफ्ट दे, तुम्हारे लिए क्या होगा? वाइफ की बहन तुम्हारी क्या लगी? साली। तो साली तुम्हें गिफ्ट दे तो क्या होगा? एग्जाम में वो लिखा मिलेगा ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ। कभी भूल जाओ ब्रदर इन लॉ कौन होता है भाई? सर आपने तो बताया नहीं था सिस्टर इन लॉ कौन होती है, याद रखना ये बात, क्योंकि एग्जाम में साला साली लिखा नहीं मिलेगा। अच्छा बताओ अगर रिवर्स कर दें, यहां पे अगर कोई लड़की है तो उसका स्पाउस क्या हो गया? हस्बैंड। तो हस्बैंड का भाई लड़की के लिए क्या बनता है? देवर, है ना। तो देवर क्या हो जाएगा? देवर से मिला हुआ गिफ्ट क्या होगा? एग्जाम। अच्छा तो अगर यहां पर पति है, पति स्पाउस में कौन आ गया? पति। तो पति की बहन वाइफ की क्या लगती है? पक्का नंद लगती है, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। तो जो नंद है नंद, तो नंद से मिला हुआ गिफ्ट भी क्या होगा? एग्जाम। तो पता लगा एग्जाम में आ गया तो तुम कंफ्यूज हो गए, नहीं ऐसा नहीं, बराबर बात है दोनों के लिए। अब पुलकित तुम्हारे बच्चे, अगर भाई पुलकित तुम्हारे बच्चे तुम्हें गिफ्ट देंगे तो तुम्हारे लिए क्या होगा? पा 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 पा, है कि नहीं बात? तो छोटे छोटे पुलकित गिफ्ट देंगे तो पुलकित नहीं होगा। अब पुलकित के बच्चों की शादी भी हो गई, तो पुलकित के बच्चों के बच्चे पुलकित क्या लाएंगे? हाँ, तो पोता पोती अगर पुलकित को गिफ्ट देंगे तो क्या होगा? पोता पोती नाता नाती, है ना, अगर लड़की हुई तो उनके बच्चे हुए तो पुलकित को क्या मिलेंगे? गिफ्ट देंगे तो उनके पुलकित के लिए क्या हो जाएंगे? एग्जेम्प्ट। ये परिवार है। पुलकित के स्पाउस के बच्चे और उसके भी बच्चे सेम ही होंगे, अलग नहीं हो सकते, एक कंडीशन में हो सकते हैं। वैसे तो सेम ही है भाई, मैं गलत मत लेना मुझे कि सर मजे ले रहे हो मुझसे, गलत मत लेना, पर हो सकते हैं अगर केस निकल जाए किसका? सैफ अली खान जैसा। सैफ अली खान की एक्स वाइफ कौन थी? अमृता सिंह। अमृता सिंह अब उसकी वाइफ तो नहीं है, लेकिन जब वाइफ थी तो उनसे बच्चे हुए थे। सारा अली खान, है ना। तो जो उनकी वाइफ से पहले बच्चे हुए, तो वो क्या सैफ अली खान को पापा कहना छोड़ दिया, अंकल बोलना शुरू कर दिया होगा? तुमने हमारी मम्मी से डिवोर्स ले लिया, अब तुम अंकल हो गए, ऐसा होगा क्या? अबे तो पिताजी को चाचा बना दोगे क्या? अंकल बना दोगे क्या? तो जज ने बोली, बड़ी खतरनाक बात बोली। जज ने बोला बेटा शुक्र मनाओ कि मियां बीवी में डिवोर्स होता है, बच्चे और माँ बाप और बच्चों में डिवोर्स नहीं होता। अगर ऐसा होता तो अब तक तुम अनाथ हो चुके होते, तुम्हें डिवोर्स दे चुके तुम्हारे घर वाले। अबे तेरी नालायक, डिवोर्स पेपर साइन। तो क्या बच्चों से कभी डिवोर्स होता है? इसलिए क्योंकि अगर वाइफ से डिवोर्स लिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे से डिवोर्स हो गया। उन बच्चों के लिए तो सैफ अली खान अभी भी क्या है? पापा, पापा ही तो है। इसलिए जज ने लिखा वाइफ के बच्चे अलग लिख देते हैं। ऐसे धर्मेंद्र के साथ पुराने जमाने में, धर्मेंद्र की पहली वाइफ से बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, फिर धर्मेंद्र की दूसरी वाइफ से बच्चे ईशा देओल, आनंद देओल, दोनों अलग अलग हो गए नहीं हो गए? बोलो भाई, तो ये इन बॉलीवुड वालों के नाटक के चक्कर में हो रहा है, ठीक है। इसलिए अगर स्पाउस के बच्चे अलग अलग गिने जा रहे हैं क्योंकि डिवोर्स हो चुका है, तो वो भी गिफ्ट देंगे तो तुम उनके लिए अभी भी क्या हो? पापा ही हो। क्या कह रही है?
और कौन सा एग्जाम्पल दे रही हो? हाँ बिल्कुल भाई। तो वाइफ के बच्चे भी क्या हो सकते हैं? अलग हो सकते हैं। अब सुनो एक बात सुनो ध्यान से। तुम्हारे चाचा ने तुम्हें गिफ्ट दिया, चाची ने दिया, तो क्या टैक्सेबल? तो लेकिन ताई ने चाची तो लिखी नहीं, पर चाची तो लिखी नहीं, मामी तो लिखी नहीं, भाई की शादी होगी भाभी लिखी नहीं, बहन की शादी होगी जीजा तो लिखे नहीं। तो ताई ने लिखा घबरा मत भाई, स्पाउसेस ऑफ ऑल्सो एग्जेम्प्ट। सास ससुर ले लो भाई, बिल्कुल ले लो। सासू माँ और ससुर जी, सही बात है, सास ससुर तो लेने जरूरी है भाई। और झगड़ा करवाओगे? समझ गए? इन सब के मियाँ बीवी क्या है तो मान लिए, इन सब के मियाँ बीवी बोलो भाई। हाँ मतलब बेटे की वाइफ कौन होगी? बहू। तो बहू अगर गिफ्ट देगी अपने फादर इन लॉ को तो एग्जेम्प्ट होना चाहिए ना भाई, ठीक है। बेटी हुई छोटी पुलकित, उसका पति कौन हुआ? पुलकित का दामाद। अब दामाद गिफ्ट दे रहा पुलकित को तो एग्जेम्प्ट होना चाहिए, इसलिए लिखा है स्पाउसेस ऑफ ऑल। लेकिन बताओ एक ऐसा व्यक्ति है इनमें जो तुम्हारे घर में रहता है, हो सकता है तुम्हारे घर में रहता हो, उससे मिला हुआ गिफ्ट टैक्सेबल है? नहीं, बेटा तो टैक्सेबल नहीं, एग्जेम्प्ट है। रिश्तेदार है वो, घर की काम वाली मेड आंटी, हेल्पर आंटी। हाँ अगर मेड गिफ्ट देगी तो टैक्सेबल है, वो तो नॉन रिलेटिव हो गई। यहाँ तो रिलेटिव पढ़ रहे हैं ना बाबू। कौन है वो रिलेटिव? और बहुत करीबी रिलेटिव है तुम्हारा, होता तुम्हारे साथ भी रहता वो रिलेटिव। नहीं समझे? वे भाई कजन ब्रदर, कजन बहन, कजन मेरे तो साथ में। पहले तो मेरी एक फैमिली, जब पापा लोग रहते थे, जब मैं छोटा था तो हम तो एक ही घर में रहते थे, मेरे चाचा जॉइंट फैमिली में। तो जॉइंट फैमिली में कजन, तो अगर कजन है वो तुम्हें गिफ्ट दे रही है तो क्या है? कजन है वो तुम्हें गिफ्ट दे रहा है तो क्या है ना? कजन को भाई बहन नहीं मान रहे। क्यों? पराए साला साली कौन होते हैं? हाँ ये वाले सगे सगे समझ लो भाई, ठीक है। कजन क्या हो गया भैया? टैक्सेबल हो गया। आज बता देना अपने कजन भाई को, अभी मैसेज कर देना, सुन गिफ्ट मत दे दिए मुझे। नहीं 50 से ज्यादा का देना तो होता, सिंपल सी टैक्स प्लानिंग है क्या। अगर मेरा कजन भाई या मेरी कजन बहन को मुझे गिफ्ट देना होता है ना, तो मैं उसके हाथ से नहीं पकड़ता, मैं चाचा के हाथ से पकड़ता हूं। मैंने कहा पहले चाचा को दे और फिर चाचा मुझे देंगे, नॉन टैक्सेबल। अब उसने चाचा को दिए तो वो उसके पिताजी हो गए एग्जेम्प्ट, चाचा ने मुझे दिए एग्जेम्प्ट। एक और खतरनाक बात जो मेरे घर में हुआ पिछले साल, हुआ ये कि भैया हमारे चाचा की एनिवर्सरी वाले चाचा लॉन्ग ड्राइव पे चल चाचे को घुमाते हैं, वो सैलरी में हेड में नहीं थे, कार वाले, कंपनी की कार। अब मैंने गिफ्ट कर दिया अपने चाचा को। कह रहे, मैंने कहा देखो चाचा ऐसा है, पापा ने जो आपको गिफ्ट दिया, उनकी 25वीं एनिवर्सरी पिछले साल हुई, तो मैंने कहा देखो चाचा पापा ने जो आपको गिफ्ट दिया वो अलग मुद्दा है, मैं अलग दूंगा, मैं मर्ज करके नहीं दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है भाई। अब जब उनके सीए ने पूछा कि भाई ये, उन्होंने कहा गिफ्ट मिला है। अब ये बताओ चाचा पता क्या कहने लगे, अरे तो मेरा भतीजा सगा भतीजा एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल है। बताओ क्यों? अब सुनो, अब यहां पर अपनी जगह पर चाचा रखो, या तुम अपने आप को चाचा मानो। हम पुलकित को क्या मानते हैं? चाचा मानते हैं भाई, ठीक है ना। अब पुलकित के बड़े भैया थे, है ना, पुलकित के बड़े भैया की शादी हुई, ठीक है, बड़े भैया है नहीं है, अच्छा बड़े तुम ही हो, तो चलो कोई बात नहीं, अज्यूम कर लेते हैं पुलकित के बड़े भैया थे,
बड़े भैया की शादी हुई और बड़े भैया से बच्चे हुए, अब बड़े भैया के बच्चे इसको क्या बोल रहे हैं, चाचा बोल रहे हैं। तो यहां पे पुलकित किस पोजीशन पे खड़ा है, चाचा की पोजीशन पे। अब पुलकित के जो भतीजे हैं भतीजी हैं वो बोल रहे हैं चाचा हम आपको गिफ्ट देंगे। अब बता भाई पुलकित, यहां पे जब तुम चाचा हो तो यहां कहीं भी तुम्हारे भतीजे लिखे हैं? देखो इधर, मुझे मत घूर भाई, मुझे घूर रहा, मेरे बड़े भैया होते तो कैसे होते। क्या यहां पे भतीजे लिखे हैं? इसका मतलब ये कि अगर मैं किसी का चाचा हूं और वो मुझे गिफ्ट दे रहे हैं तो मेरे लिए क्या होगा, टैक्सेबल। क्योंकि एज अ चाचा एसएससी बन के यहां पर कहीं भी भतीजे आ ही नहीं रहे। यहां कहीं लिखा है भाई के बच्चे, भतीजे कौन होंगे, भाई के बच्चे ही तो भतीजे होंगे। भाई के बच्चे ताई ने कवर ही नहीं किए, ताई ने एक तो कजन कवर नहीं किए और ताई ने भाई बहन को तो कवर किया लेकिन भाई बहन के बच्चे कवर नहीं किए। तो इसका मतलब, मैंने खतरनाक बात बोली चाचा को, चाचा आदमी अपनी खोपड़ी पे जाते हैं। मैंने पता चाचा को क्या बोला, मैंने कहा चाचा आप सुनो ध्यान से, एक बात सुनना ध्यान से, जिंदगी में हमेशा याद रखना, आप मेरे रिश्तेदार हो, मैं आपका रिश्तेदार नहीं हूं। कह रहे क्या मतलब है? वो कह रहे अजीब सी बात है मत क्या कर। मैंने अजीब बात क्या करी, बिल्कुल हिंदी में आसान से 2 शब्द बोले, आप मेरे रिश्तेदार हो, मैं आपका रिश्तेदार नहीं हूं। वो कह रहे यार पता नहीं कैसी बातें करता, समझ में नहीं आई बात। तुम्हें समझ में आ गई बात? बोलो। मैंने कहा चाचा जब समझ में आएगी बात जब सीए के साथ बैठोगे। कहने लगे क्या मतलब? मैंने कहा आप मेरे रिश्तेदार हो, मैं आपका रिश्तेदार नहीं हूं। तो कहने लगे चल कम से कम मैं तो तेरे रिश्तेदार हूं, चल इतना तो मान रहा तू। लेकिन तुम समझ गए मैं डायलॉग क्या बोल रहा हूं, कि चाचा, ओ चाचा, क्या आप मेरे रिलेटिव रिश्तेदार हो पर मैं आपका रिलेटिव नहीं हूं। आप मेरे रिलेटिव हो लेकिन मैं आपका रिलेटिव क्यों? ये है कारण, ये कारण। तो रिश्तेदारी पहचान लेना एग्जाम में ढंग से, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? बोलो कि रिलेटिव से मिलना गिफ्ट कभी भी क्या नहीं होता, और यही क्या है वो रिलेटिव है। सर और किन से मिला हुआ गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होता? देखो ये बात, रिलेटिव से मिला गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है, शादी में मिला हुआ गिफ्ट भी क्या नहीं है, याद आ गई बात? शादी में मिला गिफ्ट टैक्सेबल, शादी में मिला गिफ्ट एक जगह टैक्सेबल होता है, बताओ कहां? हाँ, सैलरी हेड में। तो टैक्सेबल है, एम्प्लॉयर दे रहा है ना वो क्योंकि सैलरी हेड लगता है ना उस पर। हाँ, तो वो कवर किसमें कर रखा है? सैलरी हेड के पर्क में कवर कर रखा है, गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर, 5000 वाला कॉन्सेप्ट। तो जब कोई बात एक पर्टिकुलर हेड में कवर कर रखी है तो फिर उसको यहां ओवर रूल नहीं कर सकते हम। वसीयत, अपनी दादी की वसीयत देखी नहीं देखी? तो कई लोग वसीयत लिख जाते हैं, तो वसीयत में जो मिलेगा वो क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। दान में अगर कोई पैसा मिल रहा है वो क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा, है ना? अभी ये 2 बातें पुरानी है, बेकार है, पता नहीं ताई ने अभी डिलीट नहीं करी। कोविड-19 में तुम्हें किसी ने पैसा दे दिया इलाज कराने के लिए, तो क्या होगा? बोलो भाई, मान लो किसी एक्स बंदे को कोरोना हो गया, पैसे नहीं थे, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा था, तुमने कहा यार ये आदमी मर जाएगा, एक काम कर ले, तुम मुझसे ले ले पैसे भाई। तो भाई वो कोरोना का इलाज कराने के लिए ले रहा है ना, तो ताई ने उसे क्या मान लिया? गिफ्ट। तुम उसके रिलेटिव नहीं हो लेकिन फिर भी तुम्हें क्या मान लिया? एग्जेम्प्ट, ठीक है? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल भाई वो एक्स था, वो बेचारा निकल लिया, अल्लाह को प्यारा हो लिया, अब उसके बच्चे हो गए अनाथ। अब तुम बड़े दिल के इंसान, तुमने कहा यार बताओ पड़ोसी निकल लिए हमारे, है ना, 2 बच्चे छोटे छोटे, तो तुम्हारा दिल इतना बड़ा था, तुमने क्या किया? तुमने उनके परिवार को पैसा दे दिया। अब पड़ोसी और तुम रिलेटिव तो हो नहीं। ताई ने बोला भाई यहां तो नॉन रिलेटिव से टैक्सेबल होता है, पर ताई ने फिर भी कहा अगर 10 लाख रुपए तक तुम उसकी फैमिली को ट्रीट वो कर देते हो मदद, तो मैं क्या मानूंगी? एग्जाम। बस इस फैमिली को यह प्रूफ करना पड़ेगा कि कोरोना के कारण मृत्यु हुई
और लोगों ने मेरी मदद कर दी, 10 लाख क्या हो जाएंगे? तो ये लॉ बेकार है, क्योंकि ये लॉ 2020 में आया था जब कोरोना आया था। अब 2020 के बाद कोई केस है नहीं, तो ये प्रैक्टिकली क्या हो चुका है? यूजलेस, रिडंडेंट हो चुका है। प्रैक्टिकली कोई इंप्लीकेशन है ही नहीं। पूरे इंडिया में पिछले साल कोई भी ये केस नहीं था। अब होता क्या है, लॉ बना दिया, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है नहीं, ताई डिलीट करके नहीं कहती पड़े रहने दे। समझ में आ गई बात? तो प्रैक्टिकली तो है ही नहीं। अब ये चीज देखते सर, ये क्या है, ये क्या होता है ना? ये तुम्हें समझ में आएगी। खतरनाक क्लिप से तुम्हें बात समझाता हूं भाई, ये क्या होता है। सिर्फ एक झपकती बूंद आपकी किस्मत बदल सकती है। घर में रखिए एमसी। ये क्या हुआ भाई? है? अरे नहीं भैया नहीं, ये कर क्या रहा है भाई? ये क्या कर रहा है बाबा? ये क्या कर रहा है? कैसे है? बताओ ये क्या कर रहा है? वो जबरदस्ती नहीं करवा रहा है। जबरदस्ती कैसे कह रहा है? सबके सामने वकील भी बैठा है। इसे बोलते हैं इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, यानी कि विल का दूसरा रूप। वसीयत क्या होती है? जो नॉर्मली बना रखी होती है और वो मरने के बाद कोर्ट खोलता है ना? होता है तुम्हारे पिताजी ने, दादा ने बना रखी हो, पहली बना के कोर्ट में रजिस्टर्ड करा दी, दद्दू के परदद्दू के जब वो चले जाएंगे, है ना, तब उनके कोर्ट में से वकील क्या निकलवाएगा? वसीयत निकलवाएगा। तो वसीयत कब होती है? जो होश में बना दी गई होती है। कभी भी बना सकते हैं उसे, जैसे मैं बना दूं अपनी वसीयत कि भाई मेरे जाने के बाद ये संपत्ति इनकी होगी, है ना, लेकिन किसी से मरते मरते साइन करा रहे हो। तो अंकल जी ने क्या किया? ये जो अंकल जी जो साइन कर रहे हैं, इनकी गलती क्या है? इन्होंने विल नहीं बनाई, लेकिन विल जैसा काम कर रहे हैं। किसके सामने? वकील के सामने। तो इसे बोलते हैं इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। क्या बोलते हैं? इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। एक टपकती बूंद आपकी जिंदगी बदल सकती है, ठीक है? इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। इसमें अगर तुम्हें गिफ्ट मिल रहा है तो वो भी क्या है? एग्जेम्प्ट है। समझ में आई बात? तो इतने लोगों से तुम्हें गिफ्ट क्या मिलेगा बाबू? मिलेगा तो एग्जेम्प्ट होगा। इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये रही बात, ये मैंने तुम्हें सारे समझा दिए डायग्राम चार्ट बनवाकर। ये सुबह दोपहर जाप करो, ये समझा दिए मैंने। अगर कोई भी इमोरल प्रॉपर्टी केस आता है तो चुपचाप 50 चार्ट लगा के सॉल्व करना, है ना? तो हमें पता लगा सर किन किन लोगों से गिफ्ट मेरा एग्जेम्प्ट होता है। तो भाई गिफ्ट कौन लोग देते हैं? 4 लोग देते हैं। तो मैंने डायलॉग मारा, वो 4 मेरे दूर के रिश्तेदार।
वो 4 मेरे दूर के रिश्तेदार। W से बना विल, C से बना चैरिटी, M से बना मैरिज, D से बना इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, और R से बना रिश्तेदार मतलब रिलेटिव, है ना। C से लिख सकते हो कोरोना वाली बात, कोविड-19, पर एग्जाम में आने की संभावना कम है। ठीक है, एक चीज और लिख लो, स्कॉलरशिप, वो भी चैरिटी में ही आ जाती है ना। पता लगा एग्जाम में स्कॉलरशिप आ गया, तो स्कॉलरशिप भी किसी से मिलती है, किसी कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से, तो वो भी माफ होती है, वो बच्चे की पढ़ाई के लिए है। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? बोलो, हटा दूं? और गिफ्ट का आखिरी पड़ाव, ये गिफ्ट खत्म हो गए इंडिविजुअल्स के। अब ताई ने देखा कि भाई कोई भी अगर पर्सन, मान लो भाई मैं हूं, है ना, मैंने गिफ्ट किया आरकेजी प्राइवेट लिमिटेड को। किसको गिफ्ट किया? आरकेजी प्राइवेट लिमिटेड को, या फिर किसी फर्म को। अब ताई ने देखा भाई मैं कौन हूं, मैंने कहा भाई मैं हो सकता हूं कोई बंदा, एनी पर्सन। अब एनी पर्सन में इंडिविजुअल भी हो सकता है ना, फर्म भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। अब ताई ने देखा, पता है गिफ्ट क्या किया? अंकुर ने गिफ्ट कर दिए एक प्राइवेट कंपनी को, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड। मैंने कहा क्या झोल कर रहे हो, ये एक प्राइवेट लिमिटेड अपने ही शेयर इशू कर रही, गिफ्ट कर रही है दूसरी प्राइवेट लिमिटेड को। तो ताई ने कहा कोई बात नहीं, खेल वही है, खेल वही है जो इंडिविजुअल में था वो यहां लगा देंगे, है ना। मान लो वैल्यू कितनी थी शेयर्स की, शेयर्स की वैल्यू लिखते मान लो 55,000। ताई ने बोला सिंपल भाई, बिल्कुल सिंपल, बताओ शेयर मूवेबल हुए इमूवेबल हुए? तो मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या करते थे अभी हम, क्या फॉर्मूला था मूवेबल प्रॉपर्टी का? बोल मत लेना। किसको कंपेयर करते थे 50 से? एफएनवी बाबू। क्या फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा है 50,000 रुपए से? बोलो हाँ है, तो क्या होगा? ठीक है भाई। अगली बात, अगर मान लो आरकेजी प्राइवेट लिमिटेड ने कुछ मुझे लौटा दिए कंसिडरेशन, तो वही फॉर्मूला लगा दो। तो मैंने कहा था ये तो सेम बात है, तो ये अलग अलग क्यों लिख दी तुमने? बात सेम ही तो है। मैंने बोला नशे में है क्या? वो किसके लिए था 52x? इंडिविजुअल्स के लिए। और ये किसके लिए बना रही हूं? फर्म के लिए और प्राइवेट कंपनी के लिए। तो सेक्शन तो अलग बनाना पड़ेगा ना भाई, इंडिविजुअल में कैसे डाल दूं? है कि नहीं बात? तो ताई ने लिखा अगर फेयर मार्केट वैल्यू में से कंसिडरेशन पेड माइनस कर दिया जाए और जो भी वैल्यू आएगी और वो ज्यादा हो जाएगी 50,000 रुपए से, तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? मान लो चलो गिफ्ट की वैल्यू ले लेते हैं 1 लाख ले लेते हैं ना, तो यहां फुल्ली टैक्सेबल कितने हो गए? 1 लाख। तो मैंने मान लिया कि फेयर मार्केट वैल्यू थी 1 लाख, अमाउंट पेड हो गए 30,000, तो क्या 70,000 और 50 से ज्यादा है? तो 70K इज फुल्ली टैक्सेबल। रिश्ता वही, सोच नहीं, फॉर्मूला वही है, लेकिन बस क्योंकि प्राइवेट कंपनी के लिए कर रखा है ताई ने काम, तो इसलिए उन्होंने बस प्राइवेट कंपनी का अलग सेक्शन बना दिया और कुछ नहीं।
है ना, एग्जाम में आने की, ठीक है, एमसीक्यू में आ सकता है तो आ सकता है। अब ये बात कहाँ लिख दी, मैंने कहा ताई कहाँ लिख दी ये बात, ताई ने कहा भाई यहाँ लिख दी है बात 56(2)x की जगह 56(2)(7a) में। कोई बात नहीं, सेक्शन याद ना हो तो मत करना, सिर्फ एक बार रीड करके चले जाना भाई, सेम बात है बिल्कुल। कंपनी नॉट बीइंग अ कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, वो कंपनी कौन सी होती है, प्राइवेट कंपनी। रिसीव्ड एनी शेयर फ्रॉम एनी पर्सन बीइंग अ शेयर ऑफ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, तो नॉट बीइंग अ कंपनी इन विच पब्लिक इंटरेस्टेड वो कौन सी होती है, प्राइवेट कंपनी, है ना। एक फर्म को या एक प्राइवेट कंपनी को एक ऐसे शेयर्स मिले हैं जो क्या है, प्राइवेट कंपनी के शेयर है, विदाउट कंसिडरेशन मिले हैं तो पूरे के पूरे टैक्सेबल 50 से ऊपर, विद कंसिडरेशन मिले हैं तो डिफरेंस अमाउंट टैक्सेबल, है ना। गेम ओवर भाई, समझ गए। ये था तुम्हारा गिफ्ट टैक्स, ठीक है ना। 56(2)x को ढंग से घोट लेना, और दूसरा इम्यूल प्रॉपर्टी का हरी और राजेश वाला क्वेश्चन जो कराया है इसे बिल्कुल घोट के पी लेना, क्योंकि अदर सोर्स में अगर कुछ समझने का है तो भाई सिर्फ वो यही क्वेश्चन है कि स्टॉक इन ट्रेड है तो 43 CA, स्टॉक इन ट्रेड नहीं है तो 50 चार्ट है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। लड्डू है बाकी सब लड्डू, ठीक है ना। अब एक तुच्चा सा क्वेश्चन घर पे कर लेंगे, ये वाला सिर्फ इसलिए बना दिया ये क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन के 15 क्वेश्चन बना रखे। क्या ये क्वेश्चन, तुम्हें सिर्फ रिश्तेदारी पहचाननी है, सब अलग अलग लोग हैं, एक नहीं है बंदा, सब अलग अलग है। जीवन धारक को गिफ्ट मिले उसके दोस्त से 50,000, टैक्सेबल एग्जेम्प्ट। अच्छा, नशे में हो, 50,000 रुपए मिल रहे हैं बस, तो एग्जेम्प्ट नहीं होगा 50,000 तक है, तो फिर सुबह सुबह मम्मी परांठे में ना भांग मिला देती है, मना करती हूँ मैं, TTS में भांग मत मिलाया करो। ये बताना, फियांसे से तुम्हें यकीन है शादी हो जाएगी उससे, इसे तो नहीं है, देखिए यकीन मना कर रही है, मुझे यकीन नहीं है भाई, जब तक फेरे ना हो ले तब तक स्पाउस नहीं है, टैक्सेबल इनकम है, स्पाउस नहीं है ना, तो स्पाउस नहीं तो नॉन रिलेटिव हो गया। जब तक 7वां फेरा पूरा ना हो जाए तब तक पति मत मान लेना और तुम पत्नियां मत मान लेना, उससे पहले कौन है वो, नॉन रिलेटिव, समझ आई बात। तो याद रखना है बात, फ्योन से लिखा है, स्पाउस नहीं लिखा है, तो क्या होगा, टैक्स। बाकी तुम सब पहचाने लोगे, है ना। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बस एक बार रीड कर लेना कि तुम पहचान पा रहे हो नहीं पहचान पा रहे, टैक्सेबल है एग्जाम्प्ट है, ठीक है, इसलिए दे रखा है क्वेश्चन में, समझ गए दोस्तों। तो हरी वाला क्वेश्चन करेंगे, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व है, ये एक बार रीड कर लेंगे, ठीक है। अगली क्लास में होपफुली इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। अब छोटी छोटी बातें हैं, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बातें नहीं। हाँ, लेकिन अगर शादी में, अच्छा सगाई में गिफ्ट मिला है तो वो एग्जाम्प्ट है, क्योंकि सगाई को शादी का हिस्सा माना जाता है। हाँ, रोके पे हो सकता है टैक्सेबल, लेकिन उसको सगाई को तो शादी का इवेंट ही मानते हैं, ठीक है। चलो दोस्तों, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट ऑनलाइन बच्चों, बाय बाय।